मैं मोकामा बाढ़ विधानसभा के वर्चुअल सम्मेलन में पटना जिला के जिलाध्यक्ष भाई दिलीप पटेल जी, पटना जिला के क्षेत्रीय संगठन प्रभारी श्री अनिल सिंह जी एवं संगठन प्रभारी जिला के श्री परवीन चतुर्वंशी जी, मोकामा विधानसभा के प्रभारी नेपाली सहनी जी और इंजीनियर अजय पटेल जी, मनोज कुमार जी और सभी जनता दल यूनाइटेड के हमारे जितने भी जिला के संगठन के जितने भी हमारे यूनिट के अध्यक्ष हैं, पोस्ट के अध्यक्ष हैं एवं जिला में सभी पोस्ट के अध्यक्ष जी को और मोकामा विधानसभा के सभी प्रखंड अध्यक्ष जी को, बाढ़ के सभी प्रखंड अध्यक्ष जी के, बूथ अध्यक्ष जी एवं बूथ सचिव जी एवं पंचायत अध्यक्ष जी को मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथ ही अब अपने साथ उनके नेता और लोकसभा के संसदीय दल के नेता माननीय सांसद श्री राजीव रंजन सिंह ललन जी, हम लोग उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री मदन सहनी जी, हम लोग के बीच में उपस्थित भागलपुर की पूर्व मेयर एवं राज्यसभा के पूर्व सांसद श्रीमती काकासाहेब परवीन जी, मैं आप लोगों को भी स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने वर्चुअल सम्मेलन के संबोधन के लिए आने की कृपा की। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि राज्यसभा के पूर्व सांसद श्रीमती काकासाहेब परवीन जी आए और मोकामा और बाढ़ विधानसभा के वर्चुअल सम्मेलन को संबोधन करने की कृपा करें। आज के इस वर्चुअल सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई मुंगेर लोकसभा के सांसद, लोकसभा में संसदीय दल के नेता जनाब ललन सिंह साहब, बिहार सरकार में माननीय मंत्री भाई महेश्वर हजारी साहब, माननीय मंत्री भाई मदन सहनी साहब, पटना जिला के जिला अध्यक्ष महोदय, तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्षगण, कार्यकारिणी के सदस्यगण, मोकामा एवं बाढ़ विधानसभा के सभी प्रखंडों के अध्यक्षगण, पंचायतों के अध्यक्षगण, प्रखंड कार्यकारिणी के सदस्यगण, पंचायत कार्यकारिणी के सदस्यगण, तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्षगण, बूथ एवं सचिवगण, आज इस वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से हम सभी आप लोगों से हम सब रूबरू हो रहे हैं। ये वक्त और हालात की मांग है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी फैली हुई है और इस बीमारी से बचाव का एक ही रास्ता है, वो है सावधानी। हम जितना सावधान रहेंगे उतने ही हम सुरक्षित रहेंगे और हमारी सुरक्षा हमारे परिवार हित में, हमारे राज्य हित में, हमारे राष्ट्र हित में। एक तरफ चुनाव है और चुनाव में हम सबों का जो संकल्प है 2020 फिर से नीतीश, इस सपने को हम लोगों को हकीकत में फिर से बदलना है। इसलिए कि बहुत ऐसे लोग हैं, हमारे नेता ने हमेशा बिहार और बिहारी हित में काम किया है। इन्होंने कभी भी परिवार हित में काम नहीं किया, लेकिन जो लोग मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं
उनके खानदान के लोगों ने जब हुकूमत की तो वो सिर्फ ये नारा देते रहे कि हम शोषितों, वंचितों, उपेक्षितों, दलितों, अति पिछड़ा और अक़लियतों के मसीहा हैं। ये सिर्फ लोगों को नारा देते रहे और अपने परिवार का कल्याण करते रहे। 2005 में इसी लोगों से बिहार की आवाम ने और कार्यकर्ताओं ने छुटकारा दिलाया और एक दीप रोशन की, एक चिराग जलाया। उस चिराग की क़यादत हमारे नेता नीतीश कुमार जी के हाथों में मिला। बिहार जिस बदहाली से निकलकर आज 2005 से हमारे नेता नीतीश कुमार जी के हाथ में क़यादत गई, बिहार की सूरत और सीरत बदलने का काम किया है। डर और खौफ के माहौल को खत्म करते हुए इंसाफ के साथ तरक्की के रथ पर सवार होकर बिहार में विकास की इबारत को लिखने का काम किया है। यही वजह है कि आज बिहारी कहलाना हम सम्मान समझते हैं, नहीं तो पहले बिहारी कहलाना अपमान समझते थे, शर्मिंदगी होती थी। लेकिन हमारे नेता के कार्यों की वजह से आज हम लोग फख्र के साथ कहते हैं कि हम बिहारी हैं, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड एक जिंदा दिल पार्टी है, जो सारे जमात के लोगों का, चाहे वो अगला हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अक़लियत हो, सभी लोगों का को उठाने का इन्होंने काम किया है। सभी की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति और सियासी स्थिति को सुधारने का काम किया है। कहा जाता है कि जिस माशरे में तालीम नहीं, जिस माशरे में तिजारत नहीं, जिस माशरे में तहजीब नहीं और जिस माशरे में सियासत नहीं, वो माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हमारे नेता ने समाज के हर तबके को उठाने का काम किया और हर तबके को मजबूत करने का काम किया है। यही वजह है कि आज हमारा बिहार बहुत मजबूत है। हमारे नेता गांधी जी के विचारों को, अंबेडकर जी के विचारों को, लोहिया जी के विचारों को, जयप्रकाश जी के विचारों को, कर्पूरी जी के विचारों को लेकर आगे बढ़ने का काम किया। इनकी हिमायती थे, सामाजिक सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द की हिमायती रहे। यही वजह है कि आज सब इंसाफ के साथ तरक्की होकर सभी की तरक्की हो रही है और हर एक की ज़बान पर नीतीश कुमार जी का नाम। हमारे नेता ने जो काम किया, सड़कों का जाल बिछाया, बिजली की हालत अच्छी की, अस्पताल की हालत सुधारने का काम किया, डर और खौफ के माहौल को खत्म कर कानून का राज स्थापित करने का काम किया है, शिक्षा में सुधार लाने का काम किया है। ये सारे काम तो इन्होंने किए, लेकिन बहुत ऐसे काम इन्होंने किया है जो ऐतिहासिक है और इसको दूसरे राज्य अपनाने का काम कर रहे हैं। ये एक मॉडल बना, एक नजीर पेश किया और लोग आज नीतीश जी को विकास पुरुष के नाम से जान रहे हैं। हमारे नेता इस बात को जानते हैं कि बिना औरतों की तरक्की के समाज की तरक्की नहीं हो सकती। आधी आबादी को जब तक आगे हम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम विकास की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। अंबेडकर जी ने भी कहा है कि मैं समाज की प्रगति को उस प्रगति के यंत्र से नापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की। हमारे नेता ने औरतों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति,
शैक्षणिक स्थिति और सियासी एतबार से उठाने का काम किया है। कल तक जो औरतें हाशिए पे थी उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। कल तक उनकी अपनी पहचान नहीं थी, वो अपने पिता, अपने पुत्र, अपने पति के नाम से जानी जाती, वो घर के आंगन में चारदीवारी में कैद रहती। लेकिन हमारे नेता ने महिलाओं को समाज में मुख्य धारा जोड़ने के लिए नगर निकाय एवं पंचायत चुनाव में 50% का आरक्षण दिया, जिससे आज बहुत बड़ी तादाद में, चाहे वो अति पिछड़ा समाज की हो, पिछड़े समाज की हो, दलित समाज की हो, अकलियत समाज की हो, जो औरतें समाज के मुख्य धारा से नहीं जुड़ी थी, वो भी मुख्य धारा से जुड़ने का काम की। बहुत सारी महिलाएं उसमें जिला परिषद की सदस्य बनी, अध्यक्ष बनी, प्रमुख बनी, मुखिया बनी, सरपंच बनी, वार्ड बनी, मेयर बनी, डिप्टी मेयर बनी, वार्ड काउंसलर बनी। इस तरह से वो बैठकर फैसले लेने का काम करने लगी। उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता बढ़ी, उनके अंदर सलाहियत आई, खुद मुख्तार बनी, किसी की मोहताज नहीं रही। इतना ही नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए हमारे नेता ने महिलाओं को 50% आरक्षण जो शिक्षक की नियुक्ति में दिया, जीविका स्वयं सहायता समूह का गठन करके ग्रामीण औरतों को अपने पैरों पर खड़ा होने सिखाया। 7 निश्चय के तहत महिलाओं को 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिली। महिला बटालियन का गठन किया गया, स्वाभिमान बटालियन का गठन किया गया, महिला थाने का गठन किया गया, जिससे औरतों के अंदर आर्थिक स्थिति से मजबूत हुई, उनके घर के हालात सुधरे। जहां सामाजिक की बात है, हमारे नेता ने समाज के अंतिम पायदान पे खड़ी हुई औरत को भी सम्मान देने का काम किया है। प्रसव के समय एक खास जाति, एक खास समुदाय की औरत प्रसव कराने के लिए आया करती थी घरों में। उन्हें हम किस नाम से जानते, उन्हें ममता नाम देकर उन्हें सम्मानित करने का काम किया है। जहां तक लड़कियों की तालीम की बात है, लड़कियों की तालीम के लिए हमारे नेता ने जिस तरह से योजना चलाई, साइकिल योजना और पोशाक योजना, इसका असर ये पड़ा कि जो लोग लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, उनकी भी सोच में तब्दीली आई और तब्दीली आकर उनकी जिंदगी में बदलाव आया। जो नहीं पढ़ाना चाहते थे वो भी अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ाने लगे और साइकिल पे सवार होकर जब लड़कियां पोशाक पहन के स्कूल जाने लगी तो मानो उनके अरमानों को पंख लगे। उन्होंने ऊंचाइयां भी छूने का काम किया है। बहुत सारी लड़कियां उसमें डॉक्टर भी बनी, इंजीनियर भी बनी, टीचर भी बनी, लेक्चरर भी बनी, प्रोफेसर। लेकिन अगर कोई कुछ ना बन पाई होगी तो एक अच्छी मां जरूर बन गई। कि एक लड़की अगर पढ़ती है वो पूरे कुंबे के लिए पढ़ती है और एक लड़का अगर पढ़ता है वो खुद के लिए पढ़ता है। माँ की गोद कही जाती है कि पहली पाठशाला होती है। अगर हमारी लड़की होगी तो आने वाली नस्ल भी की जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी, उसका भी भविष्य उज्जवल होगा। ये हमारे नेता की सोच थी और हमारे नेता ने इसे हकीकत में बदलने का काम किया। लड़कियों की सुरक्षा से लेकर उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा पर पूरा ध्यान देने का काम किया है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना चलाई गई, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना चलाई गई, जिसमें लड़कियों की पैदाइश से लेकर उसके ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक उसे 54,100 रुपए मिलने का काम। यह है हमारे नेता की सोच। महिलाओं की हिस्सेदारी, लड़कियों की हिस्सेदारी जब हुई तो इससे 3 गुना तब्दीली आई। सबसे पहले इन योजनाओं से लोगों के जहन बदले और जब जहन बदला तो जिंदगी में भी तब्दीली आई और जब जिंदगी में तब्दीली आई तो सामाजिक संरचना का भी में बदलाव आया। आज यही वजह है
कि लड़कियों की तादाद लड़कों के बराबर हो गई। जहां तक अक़लियत समाज की बात है, अक़लियत समाज की फलाह बहबूद के लिए हमारे नेता ने बहुत सारे काम किए। मैं दावे के साथ कह सकती हूं, और आप जितने अक़लियत के भाई ईमानदारी से अपने दिलों पर हाथ रखकर बताइए, क्या 2005 में आपने नीतीश कुमार जी को वोट दिया था? मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि 2005 में मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था। अगर दिया तो 1 से 2%, उससे ज्यादा। इसके बावजूद नीतीश जी ने हमारी माशी हालत को, हमारी सामाजिक हालत को, हमारी सियासी हालत को, हमारी तालीमी हालत को सुधारने का काम किया। इसलिए कि हम तालीम में बहुत पिछड़े हुए थे, और तालीम जो है वो तरक्की की कुंजी होती है। हमारे नेता ने सबसे पहले हम पर तालीम पर ध्यान दिया। हमारे बच्चों के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक जो प्रोत्साहन राशि की शुरुआत हुई वो अक़लियत के समाज के बच्चे। तालीमी मरकज की शुरुआत अक़लियत समाज में हुई। बच्चे 2005-6 के सर्वे में बाहर थे स्कूल से, तालीमी मरकज खोलकर स्कूल के ले जाने का काम शुरू किया गया। मदरसे की हालत सुधारा गया, मदरसे की मुदर्रिस आई गई, 7वां वेतनमान दिया गया, एक हाथ में किताब और दूसरे हाथ में कंप्यूटर रहे, तकनीकी ज्ञान। स्कूल में जितनी सुविधाएं मिल रही है, सहूलतें मिल रही है, वो भी दी गई। हुनर ऐसे कार्यक्रम चलाए गए, औजार ऐसे कार्यक्रम चलाए गए, जो अपने पैरों पे खड़े रहे, वो किसी पर मुनहसर ना रहे, किसी की मोहताज ना रहे। उनको रोजगार के लिए पहले 10,000 की योजना की शुरुआत की गई थी, आज को 25,000 कर दिया गया है। अलीगढ़ की शाखा किशनगंज में खोली गई, इसके लिए जमीन उपलब्ध कराई गई, निःशुल्क जमीन दी गई। हज जैसे अहम फरीजे के लिए जो जीएसटी 18% लगता था, उस जीएसटी को 7% कराने का काम किया गया। अभी बीपीएससी के नतीजे आए हैं, उस नतीजे में 57 ऐसे बच्चे हैं जो ज्ञान विभाग के द्वारा हर हाउस में कोचिंग कर रहे थे। उन्हें निःशुल्क कोचिंग, उनके खाने पीने रहने का बेहतर इंतजाम किया गया। उसमें 14 हमारी लड़कियां भी। पहले आपका बजट क्या था? मियां बीवी की हुकूमत में हम लोगों का बजट 3.45 करोड़ था, आज लगभग 500। तो हम कह सकते हैं कि हमारे नेता ने हमारे साथ इंसाफ किया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि जब हमारे इंसाफ किया, हम लोगों के साथ हमदर्दी रखी, हम लोगों के साथ एहसान का बदला एहसान से चुकाइए, और एहसान का बदला एहसान से चुकाने से भी खुदा खुश होता है। अपने भाइयों से ये गुजारिश करूंगी कि सिर्फ हमारे नेता ने विकास का ही काम नहीं, बल्कि समाज में फैल रही बुराइयों को भी समाप्त करने का काम, चाहे वो शराबबंदी हो, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या हो, और जनजीवन हरियाली के लिए भी काम किया है। यानी आने वाली नस्ल के भी लिए है कि आने वाली नस्ल को किसी तरह की दिक्कत और परेशानी ना हो। इसलिए जब आज हम लोग पूछते हैं अपने नाना दादा से कि आजादी के बारे में, की लड़ाई के बारे में, अपने चाचा से, अपने अब्बा से पूछते हैं 74 के आंदोलन के बारे में, तो ठीक हमारे बच्चे भी हमसे पूछेंगे, आने वाली नस्ल हमसे सवाल करेगी कि जब 2020 में नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ रहे थे तो आप लोगों ने किसका साथ दिया था? हम लोग अपने बच्चों को जवाब देने के लिए तैयार रहे, आने वाली नस्ल को जवाब देने के लिए तैयार रहे कि हमने उस नेता को साथ दिया था जिसने समाज में फैल रही बुराइयों के लिए मुहिम चलाया था। हमने उस नेता का साथ दिया था जिसने 7 निश्चय की योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया था। हमने उस नेता को साथ दिया था जिसने बिहार की सूरत और सीरत बदलने का काम किया था। हमने उस नेता को साथ दिया था जिसने बिहार का मान और सम्मान बढ़ाया था। तो आइए हम सभी संकल्प ले कि 2020 फिर से नीतीश
इस नारे को के लिए आज से ही हम सभी अपने अपने इलाकों में लग जाएं। मैं अपने सारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों का एक बार फिर अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ और इस यकीन के साथ कि 2020 फिर से नीतीश के सपने को हम सब साकार करेंगे। जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद और पटना के तमाम कार्यकर्ता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद काका साहब जी। अब मैं आग्रह करूंगा कि मोकामा और बाढ़ विधानसभा वर्चुअल सम्मेलन को संबोधन करने के लिए बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री मदन साहनी जी आए, अपनी बात रखने की कृपा करें। आज पटना जिला अंतर्गत मोकामा एवं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र वर्चुअल सम्मेलन के अध्यक्ष बिहार जनता दल यू के पूर्व अध्यक्ष, बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री, लोकसभा सदस्य परम आदरणीय श्री राजीव रंजन सिंह जी, इस सम्मेलन के संचालनकर्ता और बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय श्री महेश्वर हजारी जी, भागलपुर की पूर्व मेयर और राज्यसभा सदस्य श्रीमती काका परवीन जी, पटना जिला के जनता दल यू के सम्मानित अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी, दोनों विधानसभा अंतर्गत सभी प्रखंड अध्यक्ष जी, पंचायत अध्यक्ष जी, दोनों विधानसभा के संगठन प्रभारी जी, मैं आप तमाम लोगों का अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही आप सभी साथी से निवेदन करता हूं कि आप यह वर्चुअल सम्मेलन आप अपने अपने स्थान से सुन रहे हैं, अपने घर से सुन रहे हैं, आप वहीं से अपने नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का जयकारा लगाने का कृपा करेंगे। श्री नीतीश कुमार जिंदाबाद, श्री नीतीश कुमार जिंदाबाद, श्री नीतीश कुमार जिंदाबाद, ललन शेख जिंदाबाद, महेश्वर हजारी जिंदाबाद, काका परवीन जिंदाबाद और दोनों मोकामा और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के हमारे जनता दल यू के सभी साथियों का जिंदाबाद करते हुए मैं संक्षेप में अपनी बात रखना चाहता हूं। साथियों, आप सभी अवगत है कि लगातार 3 माह से ज्यादा से भी बिहार के अंदर भी और पूरे देश दुनिया में कोरोना संक्रमण से लोग परेशान हैं और इस कोरोना काल में जो लॉकडाउन हुआ, जिसके कारण लगभग सभी लोग, चाहे वो बड़े लोग हो या छोटे लोग हो, गरीब हो या अमीर हो, सभी लोगों का काम धंधा लगभग ठप हो गया। और ऐसी परिस्थिति में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने लगातार लोगों को सहायता करने के लिए, इस मुसीबत से निकालने के लिए इन्होंने सुबह से लेकर के रात तक विभिन्न विभागों का समीक्षा बैठक करके सभी को निर्देशित करते रहे। और इसी क्रम में आप सभी अवगत हैं इस लॉकडाउन के कारण जो गरीब सुबह मजदूरी करने निकलते थे तो शाम में उनका चूल्हा जलता था, वैसे लोगों का सारा काम धंधा ठप हो गया। उनकी भूख मिटाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक माह जो पहले से 5 किलो अनाज लोगों को मिलते थे, उसके अलावा 5 किलो अनाज और प्रत्येक व्यक्ति को दाल देने का काम इन्होंने शुरू किया। और इस काम को हम लोगों ने लोगों तक पहुंचाने का काम किया।
और इसी का नतीजा है कि सभी लोगों को लगातार अनाज पहुंचाते रहा गया है। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को यह भी जानकारी मिली कि आज भी बहुत सारे गरीब गुरबा लोग हैं जिनका नाम राशन कार्ड में दर्ज नहीं है। इन्होंने जीविका के माध्यम से घर घर सर्वे करवा के और 23,38,000 परिवार को, नए परिवार को जोड़ने का काम किए। और बिहार में आज 1,68,00,000 परिवार इस योजना से जुड़े हुए हैं और कुल व्यक्तियों की संख्या 8,71,00,000 है। और अप्रैल माह से जून माह तक लगातार जो पहले से 5 किलो मिलते थे उसके अलावा 5 किलो मुफ्त में प्रत्येक व्यक्ति को अनाज दिए जा रहे हैं। साथ ही दाल भी प्रत्येक परिवार को 1-1 किलो दिए जा रहे हैं मुफ्त में। और आगे भी जुलाई से लेकर के नवंबर तक 5 महीने तक 5 किलो अनाज मुफ्त में और पहले से जो 5 किलो मिल रहे हैं और प्रत्येक परिवार को दाल भी 1 किलो मुफ्त में दिए जाएंगे। तो यह सारे काम चल रहे हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसी का नतीजा है कि आज जितना भी गरीब व्यक्ति हो, किसी भी लगातार इतने लंबे समय तक काम धंधा बंद रहने के बावजूद भी किसी के आगे हाथ फैलाने का गरीबों को जरूरत नहीं पड़ा। तो यह काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मुसीबत के घड़ी में, इस आपदा के घड़ी में लोगों को सहयोग पहुंचा करके करने का काम किया। और सिर्फ अनाज ही पहुंचाने का इन्होंने काम नहीं किया, बल्कि कोरोना के काल में 1,42,00,000 परिवार के खाता में 1,000 रुपया, जिसकी कुल लागत 14,16,70,00,000 रुपया की राशि 1,42,00,000 खाता में पहुंचाने का इन्होंने काम किए। बिहार से बाहर रहने वाले जो मजदूर थे, जिनको लेकर के कुछ वैसे नेता ने, जिनको न बिहार से कोई लेना देना है, न बिहार वासियों से लेना देना है, न गरीब से लेना देना है, न मजदूर से लेना है। और जब जब बिहार को उनकी जरूरत पड़ती है, जब जब बिहार में आपदा आती है, पता नहीं चलता है कैसे गायब हो जाते हैं बिहार से। वैसे लोगों ने भी आवाज उठाने का काम किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया और कितना अच्छा कदम उठाया कि जितने लोग बिहार से बाहर मजदूरी करते थे, लॉकडाउन में उनका सारा काम ठप पड़ गया। जिनके यहाँ काम करते थे वो सहायता करना बंद कर दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ बिहार में रहने वाले लोगों को ही नहीं 1,000 रुपया खाता में भेजने का काम किया, बल्कि बिहार से बाहर जो मजदूरी करने वाले लोग थे, 20,45,000 लोगों के खाता में 1,000 रुपया, 204,50,00,000 की राशि उनके खाता में भेजने का इन्होंने काम किया। इस लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना काल में, विभिन्न तरह के जो पेंशनधारी हैं, जिसकी संख्या 84,78,000, एक साथ 3 महीने का राशि उनके खाता में भेजने का इन्होंने काम किया। 1,017 करोड़ की राशि विभिन्न पेंशनधारी के खाता में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजने का काम किया।
जो छात्र पढ़ने वाले थे, जिनको छात्रवृत्ति मिलता था, उनको भी एक साथ 3 महीने का उनके खाता में 3,102 करोड़ की राशि उनके खाता में 3 महीने का भेजने का काम किया। पिछली बार जो बाढ़ आया था, खास करके मिथिलांचल के इलाकों में 33,39,263 खाता में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6-6 हजार के हिसाब से 2,003 करोड़ की राशि भेजने का काम किए। अभी आपको मालूम है कि आधा बिहार बाढ़ से घिरा हुआ है। कोरोना के संक्रमण से हम लोग बाहर भी नहीं निकले थे, उस परेशानी से, मुसीबत से। दूसरा आफत हम लोग को बाढ़ के रूप में आया और माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 40 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं और इसकी संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि आप सभी अवगत हैं कि नेपाल में भी उतना ही बारिश हो रहा है और बिहार के अंदर में भी कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ बारिश इस बार हो रहा है और बारिश रुकने का भी नाम नहीं ले रहा है। इसलिए जितना बाढ़ आया है उसका दायरा निश्चित रूप से बढ़ेगा और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी अभी से ही सभी तरह के सहायता, चाहे वह हेलीकॉप्टर से सूखा खाद्य सामग्री भेजने का काम हो या लोगों को नाव पहुंचाना हो या पॉलीथीन सीट विस्थापितों के लिए देना हो या कम्युनिटी किचन के माध्यम से जहां बाहर से लोग घिर गए हैं, घर में पानी चला गया है, खाना नहीं बना सकते हैं, वैसे जगहों पर, ऊंचा जगह पर प्रशासन के द्वारा कम्युनिटी किचन के माध्यम से लोगों को खाना खिलाया जा रहा है और 40 लाख लोगों तक 6-6 हजार की राशि भेजने का काम का भी शुरुआत हो चुका है। 60 हजार के खाता में 6-6 हजार चला गया और आजकल में 40 हजार लोगों के खाता में चला जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम लोग 10 तारीख तक, 10 अगस्त तक जितने 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं सभी के खाता में 6-6 हजार रुपया भेजने का काम करेंगे। हम लोग पूछना चाहते और जानना चाहते हैं, आप पटना जिला के मोकामा और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के जनता दलियों के सभी जागरूक साथी हैं। पूछना चाहिए ऐसे लोगों से जो 1990 से लेकर के 2005 तक बिहार के सत्ता पर काबिज रहे और गरीबों को दुहाई देते रहे, गरीबों, शोषितों, अति पिछड़ों, मजदूरों, किसानों, क्या क्या कह करके सामाजिक न्याय के ढिंढोरा पीटते थे। और जब उस समय भी बाढ़ आता था तो ये लोग क्या करते थे? बाढ़ के नाम पर घोटाला करते थे। 25 किलो अनाज देने के नाम पर 25 दिन गरीबों को काम छोड़ करके और उसके पीछे भागना पड़ता था और उसके बावजूद भी अनाज सबको नहीं मिलता था। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको ताकत होता था, जो गांव के दबंग होते थे उनको मिल जाता था और जो जरूरतमंद होता था, गरीब होता था, उसको नहीं मिलता था। कई बार हम लोगों ने देखा है दरभंगा जिला में ही गोली का शिकार होना पड़ा युवा साथी को। और आज क्या स्थिति है? इतने आपदा से हम लोग घिरे हुए हैं, मुसीबत पर मुसीबत आ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बिहार के खजाना पर सबसे पहला हक और अधिकार किसी का बनता है तो वह बिहार के तमाम वैसे लोग जिस पर मुसीबत या आपदा आता है। और इन्होंने इस बात को साबित किया है, कभी भी इन्होंने नारा देने का काम नहीं किया, बल्कि इसको साबित करके दिखाने का काम किया। और आज बाढ़ भी है, कोरोना भी है, सबसे माननीय मुख्यमंत्री जी मुकाबला कर रहे हैं, लोगों तक सहयोग पहुंचा रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन लालू जी को जब 15 साल का मौका मिला
तो उस समय काम करने का इनको इच्छा शक्ति नहीं था। बिहार के अंदर में जंगल राज किसने स्थापित किया, मवेशी का चारा किसने खाया, कौन सा नेता थे बिहार के अंदर जिसने अलकतरा पी गए। आज काम हो रहा है, आज काम हो रहा है बिहार के अंदर में, तो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। जिस गरीबों के नाम पर इन्होंने वोट लेने का काम किया, वोट लेने के बाद उनको जब हिस्सेदारी देने की बारी आती थी तो कहते थे कि पचपनिया है, जीन है, और यह कह करके अपमानित करने का काम करते थे। आज क्या 2005 के बाद कैसे समाज में बदलाव आ गया। जिस एकल पद पर पंचायत के अंदर आरक्षण नहीं देने का नियत रखने वाले लालू प्रसाद जी ने न्यायालय में मामला को लटकाने का काम किया। दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण और गरीबों के प्रति अपनत्व रखने के कारण, गरीबों को आगे बढ़ाने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर जो सोच था, कैसे 2005 के बाद वह सफल हुआ। सारे कोर्ट कचहरी के मामला को कैसे समाप्त करके 2005 के चुनाव, 2006 के पंचायती राज चुनाव में इन्होंने अत्यंत पिछड़े वर्ग के भाइयों को 20% और महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया। कैसे यह सफलता मिला, यह ऐतिहासिक कदम इन्होंने कैसे उठा लिया। इन्होंने तो कभी सामाजिक न्याय का ढिंढोरा नहीं पीटा था, गरीबों से शोषितों की बात इन्होंने नहीं की थी। इन्होंने तो उनके लिए काम करके दिखा दिया, और यही कारण है कि सारे लोग इनके पीछे चलने के लिए तैयार है और चलते हैं। तो लोगों को दर्द होता है, जब मौका मिला तो कर्म करके दिखाना चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी एक कर्म योद्धा है, बिहार को आगे ले जाने वाले नेता हैं, नेतृत्व शक्ति है इनके पास, और यही कारण है कि बिहार का मान सम्मान इन्होंने बढ़ाने का, गरिमा बढ़ाने का, जिस बिहार के गरिमा को इन लोगों ने धूमिल कर दिया था, नस्नाबूद कर दिया था, उस बिहार का मान सम्मान देश स्तर पर, विदेश में भी फैलाने का काम हमारे नेता ने किया है। और सिर्फ पंचायत तक ही नहीं इन्होंने रुकने का काम किया, बल्कि विगत लोकसभा चुनाव में भी जो 17 सीट जनता दल लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उसमें से 5 सीट अत्यंत पिछड़े वर्ग के भाइयों को देने का काम किया। 2005 से पहले का देख लीजिए, कौन कौन लोग विधानसभा पहुंचते थे। ये लोग वोट लेते थे सबका और चिढ़ाने का काम करते थे कि हमारा लोग 60 को संख्या हो गया विधानसभा के अंदर, 70 संख्या हो गया, 80 संख्या हो गया। एक ही तरह के लोग रहते थे। आज सभी तरह के लोग, चाहे वो अगरा हो या पिछड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, अनुसूचित जाति के लोग हो, अनुसूचित जनजाति के लोग हो, अत्यंत पिछड़ा हो, अगरा हो, सभी लोग को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। और यह लोकतंत्र को मजबूत करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, और इसकी सब जगह सराहना हो रही है और तारीफ हो रही है। तो इन लोगों को लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का तारीफ हो रहा है। आपने वैसा कर्म क्यों नहीं किया? जब मौका मिला तो भ्रष्टाचारी बन गए, चारा चोरी करके खाने लगे, बिहार को बेचने का काम किया, बिहार को अपमानित करने का काम किया, बिहार के लोगों का मान सम्मान को चकनाचूर कर दिया, बिहार के लोगों का भरोसा को लूटने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरोसा जीतने का काम किया और विकास किया है, और सिर्फ सामाजिक बदलाव ही नहीं 15 साल के अंदर में हुआ है, बल्कि आर्थिक रूप से भी लोगों को मजबूत किया जा रहा है। और इसी का नतीजा है, उदाहरण है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो या मुख्यमंत्री परिवहन योजना हो, इसके माध्यम से जो नौजवान काम करना चाहते हैं उनको इसका सहयोग किया जा रहा है। उद्यमी योजना के तहत 3634 लोगों का चयन किया गया प्रथम चरण में, 10-10 लाख रुपया की राशि दिया गया। परिवहन योजना के तहत 26,000 लोगों का चयन किया गया। 2020-21 में 41,920 लोगों का चयन किया गया।
और जो लोग कल तक मजदूरी करते थे, दूसरे का गाड़ी चलाते थे, आज खुद का गाड़ी का मालिक बन गए हैं, खुद का गाड़ी चला रहे हैं। समाज में उनका भी मान सम्मान बढ़ा है, आर्थिक मजबूतीकरण हुआ है। जो निर्धन परिवार के बच्चे थे, पढ़ने में उनको कठिनाई होता था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास बनाने का काम किया, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अल्पसंख्यक छात्रावास बनाने का काम किया, अनुसूचित जाति के भाइयों के लिए अम्बेडकर छात्रावास बनाने का काम किया और वहां पढ़ने वाले छात्रों को 15 किलो अनाज मुफ्त में दिए जाते हैं और 1-1 हजार रुपया प्रत्येक माह में दिए जाते हैं। उससे ज्यादा की आवश्यकता, उससे ज्यादा जिनको पढ़ने का ललक है उसके लिए 4 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दी जाती है। जिस समय छात्र छात्राओं को साइकिल दिया गया तो बहुत सारे लोग कानाफूसी कर रहे थे, जिनको लग रहा था कि हमने यह काम नहीं कर पाए। वो कह रहे थे कि बेटी पढ़ लेगी तो क्या होगा, शादी हो जाएगा फिर चूल्हा चौकी ही करेगी। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखा दिया कि अगर इरादा पक्का हो और पवित्र इच्छा शक्ति से अगर कोई काम किया जाए तो उसका कितना अच्छा फल निकलता है। आज बेटी कहां से कहां पहुंच गई। बिहार सरकार के तमाम तरह के सरकारी नौकरी में उन्होंने 35% आरक्षण देने का काम किया और आज किस पद पर बेटी नहीं जाकर के काबिज हो रही है। जितना छात्र है यहाँ उतना ही छात्रा भी है, 9-9 लाख का संख्या हो गया। तो यह बदलाव माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया है। कृषि के क्षेत्र में कितना बड़ा बदलाव हुआ, आपके टाल के इलाके में क्या बदलाव आया है। सभी जगह जल जमाव रहते थे, आज क्या स्थिति है। दाल के उत्पादन के लिए, दलहन के उत्पादन के लिए आपका इलाका जाना जाता है। हर किसान को मजबूत करने के लिए कुछ कृषि रोड मैप से जोड़ने का इन्होंने काम किया और कितना बड़ा बदलाव आया है। चाहे वह फसल क्षति हो, कृषि इनपुट के माध्यम से हो, कृषि यंत्र खरीदने के लिए हो, समय पर खाद का उपयोग करना हो या अच्छे नस्ल का बीज हो, सभी में सहयोग किया जाता है। यह सारे काम किए गए हैं और इसी का नतीजा है कि आज किसान भी मजबूत हो रहे हैं। जो किसान कल तक खेत में जाना छोड़ दिए थे, खेती बाड़ी करना घाटे का सौदा समझते थे, आज किसान खुशहाल हो रहे हैं। और जब किसान का ही पेट नहीं भरेगा तो बिहार का लोग का पेट कैसे भरेगा। और बिहार जब मजबूत नहीं होगा, किसान मजबूत नहीं होगा, तब तक बिहार मजबूत नहीं होगा। और जब तक बिहार मजबूत नहीं होगा तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए साथी तमाम तरह के काम किए गए हैं। आज तो हम लोग को अपने नेता आदरणीय ललन बाबू को सुनना है। हम सबों के लोकप्रिय नेता हैं। इन्होंने हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिला करके सारथी के रूप में पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। आज हम लोग को इनकी बात को सुनना है। कहने के लिए तो 100 काम है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, लेकिन हम तो इतना ही जानते हैं कि बिहार के लोग सुकून का जिंदगी जी रहे हैं, इज्जत की रोटी खा रहे हैं, अपना कमाते हैं। सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सहयोग हो सकता है सरकार के द्वारा, उसमें किसी से भी आगे हैं। लेकिन इज्जत का रोटी अगर बिहार वासियों को मिल रहा है और यह लोगों को अगर मौका मिला है तो निश्चित रूप से यह इज्जत की रोटी और मान सम्मान से जीने का हक माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदान किया है। और इसको बरकरार रखने का दायित्व हम सभी जनता दल के कार्यकर्ता का। इसलिए हम साथी आपसे अपील करने के लिए आए हैं, अनुरोध करने के लिए आए हैं कि निश्चित रूप से आने वाला जो चुनाव है, जो चुनाव रूपी महाभारत है, उसमें आपकी भूमिका अहम है। जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं, पटना के अंदर कौन सा काम नहीं किया। पटना पहले ऐसा था, कितना बदल गया पटना, देखने लायक है। दूर दूर से लोग आते हैं और देख करके तारीफ करके जाते हैं। इससे हमारा और आपका भी सीना चौड़ा होता है। साथ ही इसको बरकरार रखने की आवश्यकता है। जो शांति का वातावरण हुआ है, आप लोग के यहाँ भी बहुत सुनते थे। जो लोग नहीं सुधरे उनको माननीय मुख्यमंत्री जी आराम से सुधार देते हैं। इसलिए हम लोग आपसे आग्रह करेंगे कि सभी लोग एकजुट होकर के जो 2020 में आगामी विधानसभा चुनाव है, उसमें सभी साथी एकदम मुस्तैदी से फिर से हम लोग
सभी साथी मिल करके आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले। इन्हीं संकल्प के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी का अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी। अब मैं मोकामा और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के वर्चुअल सम्मेलन के लिए अपने टीम लीडर आदरणीय ललन बाबू को बुलाने से पहले मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं सबसे पहले पटना जिला के जो हमारे प्रभारी हैं, संगठन प्रभारी अनिल बाबू एवं जिला अध्यक्ष जी हैं हमारे दिलीप पटेल जी, जनता दल यूनाइटेड के संगठन प्रभारी परवीन चंद्रवंशी जी, मोकामा विधानसभा प्रभारी नेपाली सहनी जी एवं बाढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विधानसभा के बाढ़ विधानसभा के संगठन प्रभारी भाई इंजीनियर अजय पटेल जी एवं उपस्थित हम लोगों के बीच में पूर्व प्रत्याशी मनोज कुमार जी, उपस्थित हमारे सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी, मैं सबको धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं और आग्रह करने आया हूं साथियों, जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी जिस तरह से 15 वर्षों में बिहार का तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है साथियों, तो हम लोगों की जो प्रतिष्ठा सम्मान पूरे भारत में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के विजन इच्छा शक्ति के कारण मिली है, उसी को बरकरार रखने के लिए आज जो वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन इसीलिए किया गया है साथियों की जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, जो अभी हम लोग को कोरोना महामारी आई हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण इससे मैं समझता हूँ इससे अच्छा कोई भी दूसरी चीज नहीं है जिससे एक दूसरे को हम लोग संपर्क में आवे, दूसरे की बात सुने, तो सबसे अच्छा साधन मैं समझता हूँ यही है और इसी के माध्यम से हम आज आप लोगों के बीच में जुड़ रहे हैं। एक तरफ हमारे बिहार में बाढ़ की विभीषिका है, दूसरी तरफ हम लोग कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं। मानव पर जिस तरह से आपदा आई है, उसी आपदा को हम लोग किस तरह से फेस कर रहे हैं, बिहार सरकार किस तरह से फेस कर रही है, इस समय भी हमारे आदरणीय नेता रात दिन समीक्षा करके सब जगह अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, सिर्फ हम लोगों का जो इस बार का जो हम लोगों का संवैधानिक प्रक्रिया है और आदरणीय बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया, उस प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को किस तरह से बहाल रखा जाए, किस तरह से हम लोगों की जो परंपरा है, परंपरा को कायम रखा जाए, उसी के तहत जो हमारा बिहार विधानसभा है उसका नवंबर में टर्म खुल रहा है, कार्यकाल समाप्त हो रही है नवंबर में, तो इसीलिए हम लोगों की भी इच्छा है, हम बिहार की जनता की भी इच्छा है तो समय पर चुनाव हो। समय पर चुनाव होने के कारण प्रजातांत्रिक प्रक्रिया और विकास का जो गति हमारा है वह ठीक रहे, क्योंकि विकास का गति जिस तेज गति से नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया है, यदि समय पर चुनाव नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ तो विकास की गति है धीमी हो जाएगी। इसीलिए मुझे पूर्ण उम्मीद है कि चुनाव आयोग समय पर चुनाव कराएगी। और इतना ही नहीं साथियों, इस बार का जो चुनाव का हम लोगों का नारा होगा 15 वर्ष बनाम 15 वर्ष, 15 वर्ष जो पूर्ववर्ती सरकार थी जो 2005 से पहले, और जिस तरह के हालात था साथियों, जब उस हालात का जब याद आता है तो लोग शरीर चेहरा जो है पीला पड़ जाता है, शरीर लगता है हिलने लगता है। जो स्थितियां थी उस समय में, जब घर से लोग निकलते थे, हम लोग जब घर से निकलते थे कॉलेज जाने के लिए, तो रास्ते में माता पिता इतना लोग रहता था तो क्या होगा बच्चे के नहीं होगा। जो व्यक्ति व्यवसाय के परिवार के जो अभिभावक थे वो लोग डरते थे, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट थे या जो लोग नौकरी पर जाते थे, सबका अभिभावक परेशान रहता था कि कहाँ उठा लेगा, कहाँ अपहरण कर लेगा, कहाँ हत्या हो जाएगी। यह स्थिति उस समय का था, लगता ही नहीं था जो सरकार नाम का कोई चीज है। और
कुछ लोग जो सत्ता के समीप थे, कुछ लोग जो थे उसके समीप, वही लोग सिर्फ सत्ता सुख पाने का काम किए। नहीं तो जितने भले लोग थे, जितने अच्छे लोग थे, जितने व्यवसायी वर्ग थे, जितना भी था, वो सब का सब दुखी रहता था और संशय के जीवन जीने का काम किया 15 वर्ष। और रोड के सेक्टर में तो आज तक काम ही नहीं किया। 50 किलोमीटर रोड चलने के लिए भर दिन लगता था। जो पूर्ववर्ती सरकार थी 2005 के पहले, पुल पुलिया के सेक्टर में कोई काम नहीं हुआ। यदि कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता तो पूरा घूम के जाना पड़ता उसमें। उसी तरह से बिजली के सेक्टर में तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो जिला का हेडक्वार्टर था, जो समाहरणालय थी, हम लोग जब जाते थे कभी तो किसी भी जिला में तो 3 से 4 घंटा लाइट मुश्किल से रहने का काम करता था। गांव में तो कभी कभी दर्शन दे दे लाइट तो पूछते थे दर्शन दे दिया बिजली लाने। इसी तरह से एक भी क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार ने काम नहीं किया। बहुत पीछे 15 वर्षों के राज में बिहार को बहुत पीछे ले गया। लेकिन जिस राजपाट को कहता था कभी विकास नहीं करेगा, सिर्फ आलू बालू और लालू है, तो एक व्यक्ति के इच्छा शक्ति विजन ने आज कहां से कहां तक बिहार को पहुंचाने का काम किया। उसका नाम है नीतीश कुमार जी। वही आलू और बालू और लालू के इस भूमि पर जो आज विकास हो रहा है, कह रहा था विकास नहीं होगा, वही बिहार है, वही बिहार की जनता है, वही बिहार के प्रशासनिक पदाधिकारी है, वही सारे तंत्र है। लेकिन आज बिहार पूरे भारत में जीडीपी रेट हम लोगों को सबसे ज्यादा, जो विकसित राज्य है, विकसित राज्य के बराबर हमारा जीडीपी रेट रहता है। तो एक व्यक्ति का सोच आज कहां से कहां तक पहुंचाने का काम। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने रोड के सेक्टर में काम करने का काम किया, जिस तरह से एक जिला से दूसरे जिला के जाने के लिए हम लोग ललायित रहते थे, आज बिहार के किसी कोना से हम 5 से 6 घंटा में पटना पहुंच जाते हैं। चाहे किशनगंज हो, चाहे अररिया हो, चाहे पूर्णिया हो, चाहे गया हो, चाहे वाल्मीकि नगर हो, चाहे गोपालगंज हो, तो एक सब जगह से हम लोग 5 से 6 घंटा के अंदर पटना राजधानी पहुंच जाते थे। एक व्यक्ति के सोच ने कहां से कहां तक बदला। न हमारे यहाँ उद्योग है, जो इंडस्ट्रीज है, सारे के सारे मिनरल एक व्यक्ति के स्वार्थ के कारण आज बिहार बट गई। और जो पूर्ववर्ती सरकार थी 2005 से पहले, वो अपने स्वार्थ में सरकार में रहने के कारण बिहार को बांटने का काम किया। सारे के सारे मिनरल आज झारखंड में चला गया। नहीं तो नीतीश कुमार जैसे तेजस्वी आदमी, व्यक्तित्व के इतने साफ सुथरे और इतना विजन वाले व्यक्ति यदि आज दोनों ज्वाइंट रहता, यदि सरकार यदि नीतीश कुमार के नेतृत्व में रहता, तो बिहार भी आज सोना की तरह हो जाता, झारखंड भी सोना की तरह हो जाता। आज झारखंड की भी हालात खराब है, चूंकि अच्छे वहाँ के व्यक्तित्व वाले लोग आज तक नहीं मिले, नीतीश कुमार जैसे विजन वाले लोग आज। लेकिन हम लोगों के देखिए वही आलू बालू से हम लोगों का आज बिहार कहां से कहां तक चली गई। आज बिहार का जो जो स्थितियां हैं, जो नीतीश कुमार जी की सोच है, उसके उसके तहत जो रोड के सेक्टर में काम हुआ, जो पुल पुलिया के सेक्टर में है उसमें काम हुआ। पहले एक जगह से दूसरे जगह जाने में कितनी कठिनाई होती थी, लेकिन आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जहां जहां जो आवश्यकता थी वहां पुल बनाने का काम किया। इतना ही नहीं, कोसी में महासेतु बनी, जो हम लोग के बिरौल से दरभंगा जिला में, बिरौल से गंडोल जो दरभंगा सहरसा के जोड़ती है, वहां पर गंडोल में जो महासेतु बनी, वो आश्चर्यजनक है। आज तक उस एरिया के लोग सपना भी नहीं सोचता कि महासेतु बन पाएगा। उसी तरह से निर्मली में महासेतु कोसी बना, बूढ़ी गंडक हो, बागमती हो, हर नदियां में एक से एक पुल बनाने का आदरणीय नीतीश किया, जिसके कारण आज एक जगह से दूसरे जाने में हम लोगों की समय की बचत होती है और जल्दी से जल्दी हम लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने का काम करते हैं। यह नीतीश कुमार जी के विजन है, यह इच्छा शक्ति है। बिजली के सेक्टर में आज तक हम लोग सपना भी नहीं सोचते थे कि बिजली भी हम लोग को 22 से 24 घंटा रहेगा, लेकिन आज बिजली के सेक्टर में भी 22 से 24 घंटा लाइट रहती है। इसीलिए साथियों, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा, जो आप लोगों माध्यम, चूंकि कार्यकर्ता पार्टी की रीड होती है और कार्यकर्ता ही और नेता का संदेश जन जन तक पहुंचा सकता है। और वर्चुअल सम्मेलन का यही है, जो हमारे 15 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने इतने अच्छे अच्छे काम किए। आज देखिए हमारे दलित समाज के कुछ महंत लोग हैं तो अपनी नाम लेकर के और भजा करके अपना सीट को, अपना चुनाव जीत के चले जाते हैं, अपनी कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं।
लेकिन जो व्यक्ति वोट देने का काम करता है वो दर दर का ठोकर खाने का काम करता है। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सम्मान देने का काम किया, तो मैं समझता हूँ आज तक कोई सम्मान देने का काम नहीं किया। आज दलित समाज के बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में आरक्षण की प्रावधान किया था, उसको नीतीश कुमार जी ने अंतिम पायदान तक पहुंचाने के लिए उन्होंने आरक्षण देने का काम किया पंचायती राज में, जिसके कारण आज हमारे पंचायत प्रतिनिधि के रूप में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, चाहे पंचायत के मुखिया हो, पंचायत का पंचायत सदस्य हो, या जिला परिषद सदस्य हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन हो, नगर निकाय में नगर परिषद का अध्यक्ष हो, नगर पंचायत का अध्यक्ष हो, नगर निगम का मेयर तक दलित समाज के लोग उस पर सुशोभित करने का काम करते हैं। लेकिन कुछ महंत लोग कहते हैं हम ही दलित के नेता हैं। दलित समाज में पैदा हो जाने से दलित के नेता नहीं होता है। दलित के लिए जो काम करता है वही दलित के सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं, वही दलित का सबसे बड़ा नेता होता है। मैं मानता हूं कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी से दलित का बड़ा कोई नेता नहीं है, सबसे बड़े दलित के शुभचिंतक है। नीतीश कुमार जी इतना ही नहीं किए, वो अपने मुख्यमंत्री के कुर्सी तक देने का काम किए। उन्होंने अपनी कुर्सी एक दलित समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों को अपने कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का काम किया। ऐसा कोई नहीं कर सकता है लोग साथियों पूरे देश में। उस नीतीश कुमार जी फिर इतना ही नहीं किया, नीतीश कुमार जी ने अनुसूचित जाति जनजाति को मुख्य धारा में लाने के लिए जो उद्यमी योजना है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का तहत 10 लाख रुपया वैसे कंसेस लोग को दिया जाता है, पढ़ा लिखा लोग को, कि आप लोग लीजिए और अपने आत्मनिर्भर बनिए और समाज में अच्छा अपना अपना परिवार को, अपने दोस्त बहन को ये सिखाने का काम कीजिए और आपको सम्मान के जीवन जीने का काम कीजिए। और 10 लाख रुपया उद्योग लगाने का है, जिसमें 5 लाख रुपया सब्सिडी दी जाती है, 5 लाख रुपया फ्री रहता है। उसी तरह से 5 लाख रुपया का ऋण रहता है। उसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत जो लोग दूसरे को ड्राइवरी करते हैं, अपने पूंजी कुछ लगा करके अपना गाड़ी खरीदिए और गाड़ी का मालिक बनिए। उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी 1 लाख रुपया को उसमें भी सहयोग करने का काम करते हैं। तो नीतीश कुमार जी ने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इतना काम किया है, लेकिन कुछ लोग बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन इससे पहले क्या थी, हमें दलित लोगों की एक वार्ड मेंबर के भी जीतने के लिए लड़ाई लोग रहता था। लेकिन जब से नीतीश कुमार जी आए, आज देख लीजिए हर गांव में जाइएगा, हर जगह जाइएगा तो प्रमुख है, मेयर है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन है। तो बड़ा अच्छा लगता है दलित समाज को देखने के लिए, जो हमारा समाज के सबसे अंतिम पायदान के लोग आगे बढ़ रहे हैं। किसका देन है? नीतीश कुमार जी के देन है। इतना ही नहीं कि स्टेट न्यायिक सेवा में उन्होंने आरक्षण देकर के आज नीतीश कुमार जी ने अच्छे जो हमारे प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं वो कंपटीशन फेस करके आज न्यायिक सेवा की कुर्सी पर बैठने का काम कर रहे हैं, जो हम लोग सपना भी कभी नहीं सोचते थे कि न्याय करने वाली कुर्सी पर हमारे समाज के लोग भी बैठेंगे। इसीलिए साथियों, मैं सब दलित के, खासकर दलित समाज के कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा, क्योंकि मैं भी उसी समाज से आता हूँ। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, आग्रह है कि महंत के फेर में नहीं पड़ना है साथियों, किसी दूसरे को फेर में नहीं पड़ना है। जो आपका काम करे, जो आपका शुभचिंतक है, जो आपके लिए सोचे, जो आपका संवैधानिक अधिकार है वह दिलाने का काम करे, वैसे व्यक्ति जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी है उसके नेतृत्व में एकजुट होकर के और सबको आने वाला चुनाव है उसमें एक साथ खुल करके रहने का काम कीजिए, जिससे कि आपका भलाई हो सके साथियों। जिस फेर में हम लोगों के समाज रह गए, वह तो अपने आप को जीत के चले जाते हैं, कुर्सी का मजा लेते रहते हैं, लेकिन हम लोगों का समाज रूट पर बकते रह जाता है। उसको काफी कठिनाई होती है, चाहे पदाधिकारी में हो चाहे पब्लिक में हो। इसलिए सब साथियों से आग्रह है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खुल करके आकर के इस बार चुनाव में परचम फहराना है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। और साथियों, मुझे तो गौरव होता है कि मैं उस नेता के नेतृत्व में काम कर रहा हूं जिसका नाम नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी ने आज तक जो बिहार के लिए किया, मैंने समझता हूँ आजादी के बाद कोई मुख्यमंत्री करने का काम किया। क्योंकि साथियों, जिस तरह से एक परिवार के हमेशा चाहता है परिवार के अभिभावक कि हमारा परिवार सुखी संपन्न रहे, हमारा परिवार में सब पढ़े लिखे, हमारा परिवार प्रतिष्ठा सम्मान हासिल करे। उसी तरह से नीतीश कुमार जी के लिए पूरा बिहार ही परिवार है, चाहे किसी जाति समुदाय के लोग हो, हर समुदाय के लेकर के नीतीश कुमार जी ने चलने का काम कर रहे हैं। हर समुदाय के लोग का चाहता है खुशहाल रहे, आगे बढ़े। तो यह सोच नीतीश कुमार जी का जो समता मूलक सोच
जो समाजवादी सोशलिस्टों का सोच हुआ करता था, सोशलिस्टों का रास्ते पर चलने वाले एकमात्र नेता मैं समझता हूँ नीतीश कुमार जी है, जो समाजवादियों का सारा गुण है और आगे सबको लेकर चलने का काम करता है। इसीलिए साथियों, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि नीतीश कुमार जी के आने वाला समय में नेतृत्व में जो हमारा विधानसभा चुनाव होने वाला है, सबको एकजुट होइए और एकजुट होकर के जिस तरह से उन्होंने सभी जाति धर्मों का सम्मान देने का काम किया है। और पिछड़ा समाज का क्या हालात, जो अति पिछड़ा समाज का क्या हालत था, किस तरह से माहौल उड़ाया जाता था, पचफोड़ना कहा जाता था, लेकिन अति पिछड़े समाज के लोग आज नीतीश कुमार जी ने उसको यूनाइट करने का काम किया, एकजुट करने का काम किया। आज सारे राजनीतिक दल जाकर के उसको सलाम ठोकने का काम करता है। ये नीतीश कुमार जी के देन है, जब एकजुटता करने का काम किया। इसलिए साथियों, नीतीश कुमार जी ने सभी जाति धर्मों को सम्मान देने का काम किया। यह नहीं है जो एक व्यक्ति विशेष कर, जिस तरह से जो पूर्ववर्ती सरकार थी 2005 से पहले, जिस तरह से नरसंहार हुआ करता था, और जब हम लोग नरसंहार के कभी कभी देखने का जाने का मौका मिलता था तो देख करके आश्चर्यचकित होते। जब भी होता महीना में कहीं महीना डेढ़ महीना पर एक एक नरसंहार हो जाया करता था और 20-25 दलित मारे जाते थे सब जगह। और उस नरसंहार किसके रिजिम में रुका था? नीतीश कुमार जी के रिजिम में रुकने का काम, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करता था, एक समाज को दूसरे से लड़ाने का काम करता था और उसी का नाम पर वोट लेने का काम करता था पूर्ववर्ती सरकार। लेकिन नीतीश कुमार जी ने आया तो सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर आज देखिए कहीं भी दंगा नहीं होता है। सब जगह इतना ने कर दिया, चाहे अपना आदमी क्यों नहीं हुआ, अपना आदमी का भी हाथ रहता तो उनको भी जेल भेजने का काम नीतीश कुमार जी करता है। तो हम लोगों को कुर्सी, मेहनत और विकास के नाम पर नीतीश कुमार जी कुर्सी वोट मांगने का काम करते हैं, न कि सांप्रदायिक सौहार्द बना करके, सांप्रदायिक सौहार्द के खराब करके, नरसंहार करा करके, एक दूसरे समाज में बांट करके। जो पिछली पूर्ववर्ती सरकार थी 2005 से पहले, वो वोट लिया करता था। इसीलिए मैं साथियों आग्रह करता हूं कि नीतीश कुमार जी जैसा मुख्यमंत्री बिहार में न हुआ है, न कभी होगा साथियों। इसलिए इनके नेतृत्व में मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से विकसित राज्य, जिस तरह से तेज गति से हमारा बिहार विकास कर रहा है, डबल डिजिट में हमेशा विकास किया है, जीडीपी रेट हमारा डबल डिजिट रहा है, जिस तरह से विकसित प्रदेश है और उससे भी ज्यादा हमारा पूरे भारत में सबसे जीडीपी रेट रहा है। इसलिए विकसित राज्य में यदि विकसित राज्य में यदि शामिल करेगा कोई, उसका नाम है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी ही विकसित राज्य में दर्ज विकसित राज्य के बराबर हमारे बिहार को ला सकता है साथ। जिस दिन विकसित राज्य के बराबर आ जाएगा, उसके लिए नीतीश कुमार जी ने क्या किया? नीतीश कुमार जी ने अभी किया है, जिस तरह से बिजली के क्षेत्र में उन्होंने कहा जो मैं हर घर में बिजली पहुंचाने का काम करूंगा, हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम करूंगा। आज नीतीश कुमार जी ने देखिए हर गांव में पहुंचाने का काम किया। उसी तरह से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं वही करते हैं, इतना इनका नीति और नियत में कोई फर्क नहीं है। भारत में पहला नेता नीतीश कुमार जी है जिनका नीति और नियत में कोई फर्क नहीं है साथियों, जो बोलते हैं वही करते हैं। इसलिए इन्होंने कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में यदि मेरी सत्ता आई तो हम हर खेत में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। यदि सोच लीजिए साथियों, हर खेत में पानी पहुंच जाएगी तो हमारा किसान कितना बड़ा खुशहाल होगा। किसान यदि विकसित हो जाएगा तो मैं समझता हूँ हमारा बिहार तेज गति से और विकास होगा और विकसित राज्य में हम लोग शामिल होंगे। इसीलिए किसान खुशहाल तो आम जनता खुशहाल हो जाती है साथियों। इसलिए मैं साथियों इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा, सबको एकजुट होकर के आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो भी उम्मीदवार जाएं उनको भारी मतों से जिता करके 2/3 बहुमत से नीतीश कुमार जी की सरकार बनाने का काम कीजिए और आने वाला समय में हम बिहार का लोग खुशहाल। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः हम अपने मोकामा और बाढ़ विधानसभा के सभी जो हमारे जनता दल यूनाइटेड के सिपाही हैं, कार्यकर्ता है, मैं उनको स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और पटना जिला के जिलाध्यक्ष सहित सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही मैं आग्रह करता हूँ हम अपने टीम लीडर और लोकसभा के संसदीय दल के नेता माननीय सांसद श्री राजीव रंजन सिंह ललन जी आए और अपनी बात रखने की कृपा करें। माननीय मंत्री महेश्वर हजारी जी, माननीय मंत्री मदन सहनी जी, राज्यसभा की पूर्व सदस्य और भागलपुर की पूर्व मेयर मोहतरमा कहकशा परवीन जी,
बाढ़ संगठन जिला के जिलाध्यक्ष, बाढ़ संगठन जिला के प्रभारी, बाढ़ और मोकामा विधानसभा के प्रभारी, बाढ़ और मोकामा विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखंड के सम्मानित अध्यक्षगण, बूथ अध्यक्षगण, बूथ सचिवगण, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण, सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारीगण, सभी प्रकोष्ठ के कार्यकारिणी के सदस्यगण, जिला के कार्यकारिणी के सदस्यगण, सभी सम्मानित नेतागण और साथियों, महेश्वर हजारी जी, मदन सहनी जी, काकसा जी, तीनों की बात आप लोगों ने सुनी है और तीनों साथियों ने अलग अलग क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो विकास के काम किए गए हैं उसकी चर्चा इन लोगों ने की है। लेकिन सबसे अलग साथियों, अभी का जो दौर है वो कोरोना महामारी का दौर है। पूरा विश्व इससे आक्रांत है। इस दुनिया के जो विकसित राष्ट्र देश कहे जाते हैं, जो हर तरह से संपन्न है, अमेरिका है, फ्रांस है, इटली है, इंग्लैंड है, ये सब देश इतनी बुरी तरह प्रभावित हैं कोरोना के इस दौर से जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अब नवंबर दिसंबर महीने में कोरोना वायरस चीन से निकला और फरवरी आते आते तक उसने पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, हर देश में महामारी का प्रकोप फैला। आज सभी लोग व्याक्रांत हैं। कोई यह कहने की स्थिति में नहीं है कि यह कब समाप्त होगा। कोई देश कहने की स्थिति में नहीं है। बहुत विकसित देश है, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक वहां के एक से एक है, लेकिन कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है कि कब इसको समाप्त हो सके। सभी लोग लगे हुए हैं, अनुसंधान में लगे हुए हैं, रिसर्च में लगे हुए हैं, वैक्सीन पर रिसर्च चल रहा है। कब वैक्सीन आएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। अभी 4-5 दिन पहले देखा कि लंदन में कोई वैक्सीन है जिस पर मानव पर अंतिम परीक्षण सफल हुआ है। उसको भी कह रहे हैं वहां के वैज्ञानिक कि 3 महीना कम से कम लगेगा बाजार में। अपने देश में भी रिसर्च हो रहा है वैक्सीन पर, कई अन्य राष्ट्र में हो रहा है, कई अन्य देशों में वैक्सीन पर रिसर्च हो रहा है। इसलिए कोई ये बताने की स्थिति में नहीं है, न विश्व स्वास्थ्य संगठन, न इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो अपने देश का रिसर्च सेंटर है पुणे में, न भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय, कोई बताने की स्थिति में नहीं है कि कब। अब ऐसी स्थिति में इसका एक इलाज है, सावधानी बरतना। अब सावधानी बरतने में क्या है? देखिए, एक तो कोशिश करिए कि घर से नहीं निकलना है। कोई बहुत जरूरी काम है, अर्जेंट काम है, तब आप निकलिए, लेकिन बिना मास्क के मत। और काम खत्म करिए और सीधे घर वापस चलिए। देखिए, आप सभी, आप जो बाढ़ और मोकामा के जितने साथी हैं, वो सब मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के साथी, हमारा क्षेत्र है। आप सभी साथी मेरे लिए बहुत बहुमूल्य साथी हैं। आप सबों ने जी जान लगा के मेरे चुनाव में अभी 1 साल पहले आप लोगों ने मेहनत की। हम सब लोगों के स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहते हैं। आपके स्वास्थ्य के कारण पिछले 4 महीना से हम किसी से मिल नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि मेरे मिलने की इच्छा नहीं होती। रोज हम सुबह में मिलते थे, 3 घंटा 4 घंटा बैठ के मिलते थे। बहुत खुशी होती थी। जगह जगह के लोग आते थे, जगह जगह के लोग अपनी समस्या बताते थे, जगह जगह के लोग जानकारी देते थे। लेकिन अभी इस महामारी के दौर में किससे मिले, कैसे मिले, कौन कहां पर से आएगा? अगर हम मिलना शुरू कर दें, लोग बाढ़ से मोकामा से पटना आने लगेंगे। बाढ़ से मोकामा से अगर पटना आने लगेंगे तो असुरक्षित होगा, क्योंकि आपकी जान की रक्षा, आपकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सुरक्षित रहिएगा तो अपने परिवार को सुरक्षित रखिएगा, अपने समाज को सुरक्षित रखिएगा।
हम अंदर से बहुत पीड़ा में रहते हैं, कष्ट में रहते हैं कि हम मिल नहीं पा रहे हैं। आप सबको मालूम है, हम सुबह रोज 7 बजे यहाँ बैठ जाते थे मिलने के लिए लोगों से। 100, 50, 150 जितने लोग आते थे उनसे मिलते थे। लेकिन आज पर परिस्थिति है कि आपको भी सुरक्षित रखना है, अपने आप को भी सुरक्षित रखना है। इसलिए साथियों, हम आपसे आग्रह करेंगे, इस कोरोना दौर के समय 1 महीना 2 महीना में कुछ न कुछ इसका रास्ता जरूर निकलना चाहिए। इसलिए साथियों, हम आपसे आग्रह करेंगे, आप सब लोग थोड़ा सा सावधानी बरतें, घर से मत निकलें, और घर से अगर बहुत निकलना जरूरी हो तो बिना मास्क लगाए हुए मत निकलें, किसी भी स्थिति में बिना मास्क लगाए हुए नहीं। देखिए, बीच में लॉकडाउन हटा, और लॉकडाउन हटने के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई, लोग खुलेआम सावधानी छोड़ दिए, लोग बिना मास्क के घूमने लगे, बाजार जाने लगे, दुकान में भीड़ लगाने लगे, उसका क्या परिणाम हुआ? उसका परिणाम ये हुआ है, बिहार में मरीजों की संख्या बढ़ गई। जब तक लॉकडाउन था, नियंत्रित था, पहचान हो रहा था। अब एक साथी भी अगर हमारा बीमार होता है तो आप समझिए कि क्या मन में होगा। एक हमारे साथी हैं अगवानपुर के मुखिया मुन्ना जी, बीच में बीमार पड़ गए, हम दिल्ली में थे, हमको जानकारी नहीं। जब तक वो आए, वो हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, जब तक उनका इलाज नहीं हुआ, जब तक उनका निगेटिव नहीं हुआ, तब तक हम चिंतित हैं। मुन्ना जी को मालूम है, हर एक घंटा पर बात करते थे। किस तरह से हम सभी लोग चिंतित हैं आपके स्वास्थ्य के लिए। हम आपसे आग्रह करेंगे, विनम्र प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि मत निकलिए, और निकलिए तो कहीं भी जरूरी काम से निकलिए, तो बिना मास्क निकलिए, मत निकलिए। जिनकी आयु 65 साल से ज्यादा हो गई है, वो तो खैर किसी भी हालत में नहीं निकले, या जो अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, जैसे किडनी है, लीवर है, हार्ट का के मरीज हैं, सभी लोगों को चिंता है। हमारे बाढ़ के एक साथी ने फोन किया हमको बताया कि हमारे मोहल्ले में कोरोना का पॉजिटिव मिला। हमने तुरंत एसडीओ को फोन किया, और पूरे मोहल्ले में हमने जो उसका व्यवस्था हो सकता है वो व्यवस्था की। तो हम सब लोग यहाँ से बैठ के चिंतित हैं, आपके लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको मालूम है कि सब जगह 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 हमने घुमवा के सैनिटाइज करवाया, लोगों को जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा बंटवाया, हमने होम्योपैथी की दवा बंटवाया। इसलिए साथियों, आज बहुत जरूरी है। और दूसरा काम कि इसमें कोई दवाई नहीं है, इसका कोई दवाई नहीं, इसका एक ही है कि आप अपने शरीर का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, आप कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ सुबह में काढ़ा पीजिए, तुलसी, गोल मिर्च, दालचीनी, लौंग, सबको मिला के उबाल दीजिए, और उबाल के, और अगर बहुत जगह गांव में देहात में मिलता होगा गिलोय, गिलोय का पत्ता या गिलोय का डंटी को चूर के उसमें मिला दीजिए, उसका काढ़ा बनाइए, काढ़ा बना के 2 बार दिन में पीजिए, प्रतिरोधक क्षमता शरीर का बढ़ेगा। हल्दी दूध में मिला के जरूर पीजिए, दूध में हल्दी मिला के पीने से, या मध के साथ लीजिए। अगर बहुत लोगों को दूध में अच्छा नहीं लगता है तो शहद के साथ लीजिए, 1 चम्मच शहद में 1 छोटा चम्मच हल्दी मिला दीजिए और उसको ले लीजिए। नींबू पानी का सेवन कीजिए। विटामिन सी, आज जो भी कोरोना वायरस के मरीज अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, उनको कोई दवा नहीं दी जा रही। अगर बुखार हो रहा है तो पैरासीटामोल दिया जा रहा है, और नहीं तो उनको विटामिन सी दिया जा रहा है। तो विटामिन सी आपको दवा खोजने की क्या जरूरत है? नींबू पानी पीजिए, दिन भर में 3 बार 4 बार पीजिए, गर्म पानी पीजिए, ये सब काम कीजिए। आप सभी साथियों से हाथ जोड़ के मेरी करवत प्रार्थना है, आप सभी साथी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साथी हैं, क्योंकि आप हमारे निकट के सहयोगी हैं, और इस चुनाव में आप सब लोगों ने जी जान लगा के मेहनत किया। इसलिए आप सभी के स्वास्थ्य के लिए हम लोग लगातार चिंतित हैं, पार्टी के चिंतित है, सब लोग चिंतित है।
इसलिए आपसे आग्रह है कि ये सब काम करिए और जरूर करिए। ठंडा पानी तो एकदम मत पीजिए, सुसुम पानी पीजिए, दिन भर सुसुम पानी पीजिए। जितना सुसुम पानी पीजिएगा उतना ही प्रतिरोधक क्षमता शरीर का बढ़ेगा। प्रतिरोधक क्षमता है क्या? जब गंदे इस तरह के वायरस शरीर में प्रवेश करते हैं तो आपके शरीर में, हर आदमी के शरीर में एक वायरस होता है और वो वायरस प्रतिरोधक शक्ति के रूप में काम करने लगता है। और जब ऐसे वायरस, कोई गंदे वायरस अगर शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनको परास्त करने में वो कारगर होता है, उसको मार देता है वो वायरस। तो आपके शरीर में जितना ज्यादा से ज्यादा प्रतिरोधक वायरस होगा वो आपके लिए लाभकारी है। इसके साथ ही आप सभी से आग्रह करेंगे, अब इसी बीच में चुनाव का भी मौसम है, चुनाव का साल है। कभी भी चुनाव आयोग चुनाव की तिथि की घोषणा कर सकता है। जब चुनाव आयोग चुनाव की तिथि घोषणा करेगा, तिथि घोषित करेगा तो चुनाव होगा। लेकिन हमको तैयार तो रहना है, और हमको तैयार रहने की क्या जरूरत है भाई? हमारे पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी ने 5 वर्षों में आप सबों के सांसद भी रहे, 5 टर्म तक आपके सांसद भी रहे, आप सब उनके कर्म को जानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो काम उन्होंने बिहार में 15 साल में किया है, इतनी लंबी लकीर खींची है उन्होंने विकास की, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया में वो उदाहरण है, उतनी लंबी लकीर 15 साल में कोई खींच नहीं पाया। आज बिहार का विकास दर 11.3% है। 11.3% विकास दर कई प्रदेश हैं देश के, जो विकसित प्रदेश हैं, उनका भी नहीं है। तो आज नीतीश कुमार जी ने बिहार का विकास दर 11.3% पहुंचा, अपने कर्म के बल पर, अपने काम के बल पर। क्या काम नहीं किया उन्होंने? रोड के सेक्टर में आप लीजिए, पथ निर्माण विभाग की सड़कों का लीजिए, कौन इलाका है जहां पथ निर्माण विभाग की सड़क नहीं बनी? कोई मोकामा और बाढ़ का इलाका तो टाल का इलाका है। कोई टाल में कोई गांव था जहां लालू जी और राबड़ी जी के राज में एक भी गांव में सड़क था क्या? पूरे टाल के लोग नरक की जीवन जीते थे, नरकीय जीवन जीते थे। कहीं टाल में गांव नहीं था, पैदल चलना पड़ता था। जब नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ते थे तो हम लोग को भी कभी कभी जाने का मौका मिलता था, कहीं सड़क नहीं था, सड़क ना। और आज पूरे टाल में देखिए कैसा सड़क बना है। पूरे टाल में जहां 60 और 70 की स्पीड से आप चलते हैं, किस इलाके में टाल के में रोड नहीं बना है? ये आपका जो हरनौत से सकसोहरा तक का रोड एनएच था, ये रोड कब बना? अभी बना है। जो जरा रोड जो बना है सकसोहरा से बाढ़ तक का, अति ये हरनौत से भाया सकसोहरा बाढ़ तक का, जरा रोड देखिए। आज तो हम लोग पटना से बाढ़ अगर जाते हैं तो उसी सड़क से जाते हैं, इतना बढ़िया रोड बना है। मोकामा के इलाके में देखिए कौन सा सड़क नहीं बना है मोकामा के टाल में? कौन गांव है मोकामा टाल का जो आज सड़क से नहीं जुड़ा है? आज मोकामा जाने के लिए सबसे बढ़िया रास्ता हो गया है, बिंद जाइए, बिंद से बीटा सरमेरा रोड पकड़िए और सीधे सरमेरा जाइए और उसके बाद मोकामा पहुंच जाइए। कितना बढ़िया रोड बना। हाँ, एक बात जरूर है कि आपका जो बख्तियारपुर से मोकामा तक का जो सड़क है उसकी स्थिति खराब है, और इसलिए कि वो नेशनल हाईवे, और जो नया कॉन्ट्रैक्टर बाढ़ बख्तियारपुर से मोकामा तक का 4 लेन जो बना रहा है उसको मेंटेन करना था, उसने हाथ खड़ा कर दिया। एक दिन मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग लौट रहे थे मुंगेर से, जल जीवन हरियाली का यात्रा था, और जब मुंगेर से आ रहे थे उस रोड का हालत उन्होंने देखा। रोड रास्ते से उन्होंने पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव को फोन किया, मीना साहब, और जानना चाहा तो मालूम हुआ कि एनएच की स्थिति ठीक नहीं है। एनएच उसको कह रहा है कि हम नहीं करेंगे, राज्य सरकार को हम पैसा दे देते हैं, क्योंकि अंततोगत्वा जब बख्तियारपुर से मोकामा तक का 4 लेन बन जाएगा तो स्टेट हाईवे डिक्लेयर हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा कि जो पैसा देता हो तो दे, नहीं देता हो तो नहीं दे, इस सड़क को ठीक करवाइए। पहले भी उन्होंने करवाया है एनएच को,
जब 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बिहार के एनएच की जो स्थिति थी, मुख्यमंत्री जी ने 1000 करोड़ रुपया राज्य के खजाने से खर्च करके एनएच को रिपेयर करवाया। और इस बार भी उन्होंने कहा, खैर हम तो गतवा एनएच पैसा देने के लिए तैयार हो गया, उसका टेंडर भी हो गया है। 3 अगस्त को उसका टेंडर रिसीव होगा, 10 दिनों के अंदर उसका टेंडर अवार्ड हो जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। ये काम भी हो रहा है। कौन से इलाके में काम नहीं हो रहा? पहाड़ और मोकामा का एक भी इलाका बताइए ना जहां सड़क नहीं बना। कहीं नहीं है, सब जगह सड़क बन रहा है। हम कहीं जाते थे पहले, हम लोग कोई सड़क से जा पाते थे टाल के किसी गांव में? एक दिन में अगर निकले तो एक पंचायत 2 पंचायत करते करते शाम हो जाता था, और अब दिन भर में मोकामा टाल कंप्लीट हो जाता है, लगभग अब गांव पूरा हो जाता है। और 2 दिन अगर दे दीजिए तो कोई गांव बच भी नहीं करेगा। ये स्थिति है। ये काम उन्होंने किया है। पुल पुलिया के क्षेत्र में लीजिए, कितना व्यापक पैमाने पर पूरे टाल के इलाके में और जगह जगह पुल और पुलिया का निर्माण हुआ है। कितना व्यापक पैमाने पर हुआ है, जगह जगह हुआ है। अब पुल पुलिया बन जाने से कितना लोगों को सुविधा होने लगी है। अब आप बिजली के कारण, बिजली का लीजिए, बिजली में क्या काम नहीं हुआ। लालू जी और राबड़ी जी के गांव में पूरे मोकामा और टाल बड़िया के टाल थी, मोकामा और बाढ़ के टाल में कोई गांव में बिजली था? कहीं बिजली जलती थी? नीतीश कुमार जी ने एक एक गांव में बिजली पहुंचा दी, और एक एक गांव में बिजली पहुंचाया ही नहीं, घर घर तक उन्होंने बिजली पहुंचा दी। और बिजली अब मिलता कितना है? 20 घंटा, 21 घंटा, 22 घंटा। लालू जी के राज में कितना बिजली मिलता था? अगर कहीं बिजली था भी किसी गांव में तो 1 घंटा बिजली चल जल 1.5 घंटा, 24 घंटा बिजली मिलता था। और बिजली अगर गया तो फिर कब आएगा इसका गारंटी किसी के पास नहीं। कोई इसका गारंटी नहीं ले सकता कि बिजली कब आए। आज बिजली की स्थिति देखिए, लालू जी के राज में 600 मेगावाट बिजली का आपूर्ति होता था, आज 6200 मेगावाट की बिजली की आपूर्ति बिहार में हो रही है। और आप सबको मालूम है बिजली का उत्पादन में तो बिहार शून्य है। बिजली खरीदती ही है बिहार सरकार, चाहे वो बाढ़ एनटीपीसी से हो, चाहे कहीं से भी हो, और खरीद के आज आपूर्ति कर रही है। इसलिए कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई बिहार की जनता का क्या दोष है, बिहार की जनता ने क्या अपराध किया है। अरे ये तो पहले की सरकार ने बरौनी और कांटी दोनों थर्मल पावर को बंद करा दिया। तो जनता को तो बिजली चाहिए ना, और जनता को बिजली अगर चाहिए तो बिजली जहां से भी हो खरीद के लाइए, बिजली दीजिए। और आज खरीद के बिजली दिया जा रहा है। लेकिन बिजली में आत्मनिर्भर भी बिहार बने, इसके लिए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। आज बरौनी और कांटी दोनों थर्मल पावर को एनटीपीसी को उन्होंने दे दिया कि इसको आप इसका आधुनिकीकरण कीजिए और बिजली का उत्पादन कीजिए। नवीनगर में बिजली का उत्पादन केंद्र बना, एनटीपीसी बना, बिहार सरकार और एनटीपीसी के तत्वावधान में। बाढ़ में तो पहले से, तो इतना काम बिजली के क्षेत्र में हुआ। एग्रीकल्चर फीडर अलग किया जा रहा है। पहले खेती के लिए जो बिजली दी जाती थी 4 रुपया 20 पैसा प्रति यूनिट था, उसका दर घटा के मुख्यमंत्री जी ने पहले 75 पैसा किया, उसके बाद अब 65 पैसा कर दिया। 65 पैसा यूनिट किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मिले। हर घर में बिजली उन्होंने पहुंचा दिया, हर घर में कनेक्शन पहुंचा दिया। अब आपको बताएं, रोड के सेक्टर में अभी आपको हम बता रहे थे, रोड के सेक्टर में 2015 से 2020 की बात हम बता रहे हैं। पुराना 5 से 10 और 10 से 15 छोड़ दीजिए, 2015 से 2020 के बीच में ग्रामीण कार्य विभाग का जो सड़क था, गांव का जो सड़क था, जो 8 में बना, 7 में बना, 9 में बना, जर्जर हो गया। मुख्यमंत्री ने वह भी कहा कि जो सड़क जर्जर हो गया पूरे बिहार का, उस सड़क को का सर्वे करिए, सबका डीपीआर तैयार कीजिए और फिर से सड़क को बनाइए। इसलिए कि लोग चलेंगे, अगर गाड़ी चलेगी तो सड़क तो खराब होगा ही। वो सड़क का भी सर्वे हो गया, उसके 7 साल के मेंटेनेंस का भी आगे का रख रखाव करने की भी नीति बन गई।
और जो मोकामा विधानसभा में पिछले 5 वर्षों में जो सड़क स्वीकृत हुआ है ग्रामीण विभाग का, जिसको मरम्मत करना है, या जो नया सड़क है वो 93 है, 93 है, और बाढ़ विधानसभा में 112 है। ये योजना बनी। और बिजली के बारे में हम आपको बता रहे थे, बिजली का 21 घंटा, 22 घंटा, 23 घंटा बिजली तो रह रहा है, लेकिन बिजली का क्वालिटी भी अच्छा मिले, वोल्टेज अच्छा मिले, इसके लिए क्या जरूरी था? जगह जगह पावर सब स्टेशन बनाना, जर्जर तार जो पुराना है उस सबको बदलना, उससे बिजली का ह्रास होता है, बिजली का बर्बादी होता है। तो सब काम करवाए मुख्यमंत्री जी ने, करवा रहे हैं। बिजली का पावर सब स्टेशन आपको बताएं, मोकामा विधानसभा में 2005 पूरे विधानसभा में, जब तक लालू जी और राबड़ी जी का शासन था बिहार में 2005 तक, तब तक मात्र 2 पावर सब स्टेशन था। आज मोकामा विधानसभा क्षेत्र में 6 पावर सब स्टेशन। बिजली का जर्जर तार 2005 तक मात्र 39 किलोमीटर बदला गया था, आज 393.43% बदल दिया गया, और काम जारी है। बिजली के तार बदलने का काम चल रहा है। ये जब तक बिजली का तार संपूर्ण नहीं बदल जाएगा तब तक ये रुकेगा नहीं। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में 1 पावर सब स्टेशन था पहले, अब 6 पावर सब स्टेशन। अब आप समझिए, बिजली के तार जो जर्जर तार है 26 किलोमीटर पहले बदला गया था लालू जी के राज में, आज 259 किलोमीटर तार बदल दिया गया। क्या काम नहीं हो रहा है? कौन से क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है? जरा आप सोचिए। अब आप कानून व्यवस्था के क्षेत्र में देखिए, क्या काम नहीं हुआ कानून व्यवस्था के क्षेत्र में? क्या हालत था मोकामा का और बाढ़ का। मोकामा में रात में कोई स्टेशन पर, अगर मोकामा के अगल बगल के गांव के व्यक्ति कोई अगर मोकामा स्टेशन पर रात में उतरता था तो घर जाता था रात में, सूर्योदय होने का इंतजार करता था। मोकामा में जो नगर पंचायत, नगर परिषद में सिर्फ लालू जी के राज में 149 लोगों की हत्या हुई, 149 लोग। पर हालत था मोकामा का। हमको याद है कि जब 2005 का चुनाव हो रहा था और हम मुख्यमंत्री जी के साथ गए थे वहां चुनाव प्रचार के लिए, और रेफरल अस्पताल के सामने वाला थी ये परशुराम बाबा के मंदिर के सामने वाला जो रेफरल अस्पताल के मैदान में सभा हो रही थी, उस सभा में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पूरे बिहार के कानून व्यवस्था को हम 3 महीना में ठीक करेंगे और मोकामा का कानून व्यवस्था हम 1 सप्ताह में ठीक करेंगे। और ठीक करके उन्होंने दिखा दिया। क्या था मोकामा में? आप टाल के इलाके में, मोकामा के टाल के इलाके में, बाढ़ के टाल के इलाके में लोग क्या करते थे? कटनी करते थे। कटनी करके अगर घर चले गए रात में तो रात भर बाबा परशुराम का पूजा करते थे कि हमारा फसल टाल में सुरक्षित रहे, खेत में। लूट होता था पूरे टाल में। आज किसी का हिम्मत है? मुख्यमंत्री जी के राज में हर समय जब टाल में कटनी शुरू होता है तो घुड़सवार वहां भेजा जाता है। क्या काम नहीं हुआ? मोकामा का व्यवसायी लोग कहाँ चला गया? सब व्यापार बेच बेच के, व्यवसाय बेच के, सब व्यवसाय बेच के लोग दूसरे राज्यों में चले गए, शिफ्ट हो गए। किस लिए, क्यों चले गए? बेचारे वर्षों से यहाँ व्यवसाय करते थे। क्यों चले गए? इसलिए कि उनको भय था, वो आतंकित थे, भयभीत थे। पूरा लालू जी का और राबड़ी जी का जो 15 साल का राज था वो बिहार में भय का वातावरण था, अपराधियों का राज।
आज भी अपराध हो सकते हैं, अपराध होते हैं, लेकिन अपराध होते हैं तो अपराधी पकड़े भी जाते हैं। बाढ़ की स्थिति क्या है? बाढ़ में पूरे बाढ़ के बाजार के लोगों को भयभीत करके रखा जाता है। बाढ़ के लोग, व्यवसायिक लोग भयक्रांत रहते हैं। अब आप बताइए क्या होता है? आज हम एक बात मोकामा और बाढ़ के, क्योंकि मेरा संसदीय क्षेत्र भी है, आज मोकामा और बाढ़ के हम लोगों को यह बताना चाहते हैं अपने साथियों को कि अब बाढ़ और मोकामा में अपराध और अपराधी का जयकारा नहीं होगा। अब बिहार बाढ़ में और मोकामा में नीतीश कुमार जी के विकास का जयकारा होगा, विकास का जयकारा होगा, अपराध और अपराधी का जयकारा नहीं होगा। और आपसे आग्रह है, आप सभी साथियों से आग्रह है कि नई पीढ़ी को शिक्षित करिए, उसको पढ़ाइए और उसमें संस्कार लाइए, संस्कार दीजिए उसको। अच्छा, हर क्षेत्र में काम हुआ। और एक बात आपको हम बता दें, आपके सांसद भी हैं, मेरा संकल्प है कि बाढ़ और मोकामा, इस दोनों विधानसभा से भय का वातावरण समाप्त कर देंगे, अपराध को समाप्त करेंगे। ये हम आपको वादा करते हैं। चाहे कोई भी हो, कितनों किसी के नजदीक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्पष्ट कहना है कि हम किसी को बचाइए न किसी को फंसाइए। हम लोग न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, इसलिए कोई भी रहे, न उनको बचाया जाएगा और न निर्दोष को फंसाया जाएगा। लेकिन कोई अगर भय का वातावरण पैदा करना चाहता है तो वो होशियार हो, सतर्क हो जाए, भय का वातावरण नहीं। मेरा भी संकल्प, और नीतीश कुमार जी की तो सरकार की नीति है। नीतीश कुमार जी कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए किसी का परवाह करते हैं जी? महागठबंधन का सरकार था ना, महागठबंधन की सरकार थी ना, और राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से न सरकार चल रही थी। नवादा के एक विधायक बलात्कार केस में फंसे और उनको हाईकोर्ट ने बेल दिया, उनका जमानत रद्द कराने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया कि नहीं किया? उनका जमानत सुप्रीम कोर्ट से रद्द हुआ कि नहीं हुआ? और जेल के सलाखों के भीतर गए कि नहीं गए? नीतीश कुमार जी ने परवाह नहीं किया कि राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन अगर हमको है और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक को हम जमानत उनका खत्म करने के लिए, जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सरकार से समर्थन वापस भी हो सकता है। परवाह नहीं किया उन्होंने कहा कि परवाह नहीं, हमको बिहार की जनता पर भरोसा है, बिहार के लोगों पर भरोसा है। सिवान के एक आतंक थे, कहां है? तिहाड़ जेल में, उनको भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने रद्द कराया जाके, और आज तिहाड़ जेल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है। कितने केस में सजा हो गई, इसलिए उस सब मामले में कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्पष्ट मानना है कि कानून का राज। मोकामा में हमको याद है जब मोकामा में सभा हो रही थी रेफरल मैदान में, तो उसमें आदरणीय स्वर्गीय वेंकटेश बाबू, स्वर्गीय बच्चा बाबू बैद्यनाथ शर्मा जी, स्वर्गीय जुगल बाबू, सब लोग वहां मौजूद थे और सब लोगों के सामने उन्होंने कहा था कि एक सप्ताह में मोकामा का कानून व्यवस्था ठीक कर दें। तो आज मोकामा का और बाढ़ का, दोनों का कानून व्यवस्था दुरुस्त रहेगा। कोई भी रहे, किसी के भी नजदीक रहे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा अगर भय का वातावरण वहां पैदा करेंगे और अपराधियों को संरक्षण अगर देंगे। ये भरोसा रखें। इसलिए साथियों, आप सब को मालूम है कि कानून व्यवस्था के क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या काम किया। आप सबको मालूम है
बिजली के क्षेत्र में क्या काम किया। आप सबको मालूम है कि पथ के क्षेत्र में, पथ निर्माण के और ग्रामीण कार्य विभाग के सड़कों के निर्माण में क्या काम। हम तो 2009 से न घूम रहे हैं, उसके पहले तो पैदल ही जाने का। हम तो 2009 से जब वहां के सांसद बने तो नीतीश कुमार जी का राज हो गया था, 5 में सड़क बन गया था, तब हम जाने लगे। और सिंचाई के क्षेत्र में क्या काम नहीं हुआ मोकामा टाल में। टाल का क्या जरूरत है। टाल की आवश्यकता है कि एक समय, निर्धारित समय सीमा तक टाल में पानी रहे और एक निर्धारित समय सीमा के बाद टाल का पानी निकल जाए ताकि समय पर बाव हो सके। जगह जगह स्लुइस गेट का निर्माण कराने का काम हुआ। 200 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत हुई। जगह जगह स्लुइस गेट बना हुआ है, जगह जगह पैन का, आहर का उड़ाही कराया गया, एंटी फ्लड स्लुइस लगाया गया। इतना काम हो रहा है। जितना स्लुइस गेट बनाया गया था सबके ऊपर पार्क बनाने का हमने कहा, तिरमुहान के पास एक बना हुआ है। तो ये सब काम हुआ, कौन से क्षेत्र में काम नहीं हुआ। कितना काम हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में आप लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम नहीं हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में आज जितना स्कूल है, स्कूल का बिल्डिंग कहीं था क्या लालू जी के राज में। कोई स्कूल की बिल्डिंग थी क्या। जो सबसे खराब धसा हुआ, गिरा हुआ मकान गांव का होता था वही स्कूल का बिल्डिंग होता था। आज गांव का जो सबसे बढ़िया बिल्डिंग है वो स्कूल का बिल्डिंग। मुख्यमंत्री जी ने निर्माण किया, साइकिल योजना चलाई, पोशाक योजना चलाई। पहले छात्राओं को साइकिल दिया, फिर छात्रों को साइकिल दिया। आज स्कूल में छात्र और छात्राओं की संख्या लगभग बराबर हो गई, इसलिए कि उन्होंने छात्रों को और छात्राओं को प्रोत्साहित करने का काम किया स्कूल जाने के लिए। जगह जगह इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, जगह जगह पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल रहा है, जगह जगह आईटीआई खुल रहा है, जगह जगह महिला आईटीआई खुल रहा है। क्या काम नहीं हो रहा है। किस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। हर क्षेत्र में काम हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए। अब शिक्षकों के बारे में आपको बता दें कि बहुत समस्या थी, शिक्षकों की कमी है स्कूल में। हम भी जब क्षेत्र में घूमते हैं और आप सबको मालूम है, मोकामा और बाढ़ के इलाके में जब हम घूम रहे थे, जगह जगह लोग शिक्षक की कमी का हवाला दे रहे। शिक्षक की कमी है, इसलिए कि शिक्षक का नियोजन पिछले कई वर्षों से बाधित रहा। नियोजित शिक्षक लोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चल रहा था और उसमें फैसला हो गया राज्य सरकार के पक्ष में। राज्य सरकार की भी परेशानी थी। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार की चिंता नहीं थी, लेकिन परेशानी थी, क्योंकि अगर नियोजित शिक्षकों की जो मांग थी वो अगर मांग राज्य सरकार मान लेती तो राज्य में रोड बनाने के लिए, बिजली का काम करने के लिए, सिंचाई का काम करने के लिए राशि नहीं बचता। इसलिए राज्य सरकार ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। लेकिन नियोजित शिक्षकों को भी चिंता नहीं करनी चाहिए। आप भी इसी प्रदेश के नागरिक हैं, आपके लिए भी मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए चिंता करते हैं। आपके लिए भी चिंता कर रहे हो और कोई ना कोई रास्ता आपका भी सम्मानजनक ढंग से निकालेंगे। नियोजित शिक्षक तो नीतीश कुमार जी के राज में ही नियोजित हुए थे ना, उसके पहले कहाँ नियोजित थे। तो उन्होंने नियोजित जब किया उस समय आपका मानदेय क्या था, आज आपका मानदेय क्या है। इतना बढ़ोतरी जो हुआ किसने बढ़ाया, नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया। और आगे भी जो भी करेंगे नीतीश कुमार जी करेंगे। बहुत संवेदनशील व्यक्ति, आप भी समाज के अंग, आपके लिए भी उनकी चिंता है, वो आपके लिए भी चिंतित रहते। अब शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, एसटीईटी, टीईटी की परीक्षा हुई। एसटीईटी के कुछ लोग लड़के चले गए हाईकोर्ट, हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि परीक्षा, जो विद्यालय परीक्षा समिति ने जो रिजल्ट है उसको रद्द करते हैं, दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया। अब कोरोना के संकट के इस दौर में कैसे परीक्षा हो, कहाँ परीक्षा हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसलिए उसकी पूरी तैयारी है। जब भी थोड़ा स्थिति सामान्य होगी जरूर विद्यालय परीक्षा समिति फिर से उसका परीक्षा आयोजित करेगी। टीईटी का रिजल्ट 94,000 लोगों का प्राथमिक विद्यालय में जो नियुक्ति का मामला है, हाईकोर्ट में अभी रिजल्ट नहीं प्रकाशित करने का आदेश है और पेंडिंग है। वहां भी सरकार मुकदमा जवाब दे रही है, वहां भी सरकार अपना पक्ष रख रही है। तो सरकार तो कटिबद्ध है, सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी शिक्षक नियोजित हो, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। और जब रास्ता निकल जाएगा
तो कहीं स्कूल में शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। थोड़ा दिन और इंतजार कीजिए, नीतीश कुमार जी किसी ने हर समस्या का रास्ता निकाल लेते। इसलिए साथियों, ये सब बात आपको अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम नहीं हुआ भाई? स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम नहीं हुआ? स्वास्थ्य के क्षेत्र में 39 मरीज आते थे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लालू जी के और राबड़ी जी के राज में। आज 9,397 मरीज आते हैं प्रति महीने, 300 350 मरीज रोज। अब बताइए क्या परिवर्तन हुआ? अस्पताल में मुफ्त दवा मिलती है। 15 मेडिकल कॉलेज आज बिहार में चल रहा है, 3 प्राइवेट और 12 सरकारी और प्राइवेट मिला के 15 मेडिकल, और आने वाले समय में और मेडिकल कॉलेज खुले। कितना व्यापक पैमाने पर काम हो रहा है। एएनएम, हर जिला में एएनएम संस्थान, जीएनएम संस्थान, पारा मेडिकल संस्थान। लालू जी के समय में तो सब ध्वस्त हो गया था। एएनएम कई संस्थान खत्म हो गया था, जीएनएम संस्थान खत्म हो गया था, पारा मेडिकल उपलब्ध नहीं थे पूरे प्रदेश में जिनको कंपाउंडर का और लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति की जाए। सबको मुख्यमंत्री जी ने फिर से पुनर्जीवित किया और पुनर्जीवित करके सबों की परीक्षा लेके आज लोग ट्रेनिंग पा रहे हैं। हर जिला में बना है एएनएम इंस्टीट्यूट, जीएनएम इंस्टीट्यूट, पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट। पहले केरल की महिलाएं आके यहाँ सेवा देती थी एएनएम जीएनएम के रूप में। आज बिहार की महिलाएं और बिहार की बच्चियां उसमें नियोजित हो रही और ट्रेंड हो रही है और ट्रेंड होके सेवा दे रही है अस्पताल में। रोजगार भी मिल रहा है। कौन सा काम नहीं हुआ है? महिला सशक्तिकरण के दिशा में देखिए, 2006 में उन्होंने 50% आरक्षण दिया महिलाओं को। 2015 में उन्होंने 7 निश्चय में वादा किया कि 35% सरकारी सेवाओं में आरक्षण देंगे। आज महिलाओं को 35% का आरक्षण प्राप्त है। सब सरकारी सेवा में 35% महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। जीविका समूह का गठन किया, 10 लाख जीविका समूह गठित करने का उनका लक्ष्य है। 7.5 लाख का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। आगे भी काम चल रहा है। पूरा लक्ष्य 10 लाख के जीविका समूह का लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। महिला को सशक्त करने का काम किया उन्होंने, इसलिए कि महिलाओं की आबादी भी 50% है समाज, और 50% आबादी के साथ अगर न्याय नहीं किया जाता तो न्याय के साथ विकास की अवधारणा समाप्त हो जाती, इसलिए उन्होंने न्याय किया। 7 निश्चय की योजना चल रही है, हर घर नल का जल तेजी से चल रहा है। 2020 के दिसंबर तक उसको पूरा करने का लक्ष्य है। संभव है 1-2 महीना विलंब हो जाए, क्योंकि शुरू में काम में विलंब से प्रारंभ हुआ। मुखिया जी में और वार्ड मेंबर में मतभेद था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। अब वार्ड मेंबर के द्वारा हो रहा है, हर जगह संपूर्ण हो रहा है, काम तेजी से चल रहा है। हर गांव के नली और गली का पक्कीकरण का काम चल रहा है। क्या काम नहीं हो रहा है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना चल रही है। जो गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं 12वीं के बाद, उनको 4 लाख रुपए का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का दिया जा रहा है। पहले बैंकों के जिम्मे था, अब बैंक आनाकानी करने लगा तो उससे लेके दे दिया गया। राज्य सरकार ने निगम बना के उसके माध्यम से देना शुरू किया। लाखों छात्रों ने, नौजवानों ने उसका लाभ उठाया है। स्वयं सहायता भत्ता की योजना चल रही है। जो 12वीं पास करने के बाद बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनको स्वयं को सहायता करने के लिए कहीं इंटरव्यू देने जाना है, कहीं परीक्षा देने जाना है, कहीं और काम से जाना है, उसको उन्होंने स्वयं सहायता भत्ता देने काम किया। 1,000 रुपए 2 वर्षों तक हर महीने। कौन से क्षेत्र में काम नहीं हो रहा? हर क्षेत्र में काम हो रहा है। युवा वर्ग के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए, आम लोगों के लिए, बिजली की, सड़क की, कौन क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है? अति पिछड़े वर्ग को लीजिए, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को सशक्त करने का काम किया, उनमें आत्मविश्वास पैदा किया। वो आज सम्मान के साथ सर उठा के जीते हैं। उनका जो हक था 20% पर पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में उन्होंने आरक्षण दिया।
पहले 50% महिलाओं को आरक्षण दिया और उसके साथ साथ 20% अति पिछड़े वर्ग को दिया, 16% दलित वर्ग को दिया। लालू जी आरक्षण देना चाहते थे क्या? लालू जी के राज में तो सुप्रीम कोर्ट में केस करके और उसको लटका के छोड़ दिया गया था और पंचायत का चुनाव नहीं हो रहा था। मुख्यमंत्री जी जब 2005 में आए, आरक्षण देने का उन्होंने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा वापस लिया, नया कानून बनाया और नया कानून बना के वो हाई कोर्ट से भी पास हुआ और सुप्रीम कोर्ट से भी पास हुआ। क्यों पास हुआ? इसलिए पास हुआ कि नीतीश कुमार जी की मंशा साफ थी। नीतीश कुमार जी अति पिछड़े वर्ग को न्याय देना चाहते थे, अति पिछड़े वर्ग के साथ न्याय करना चाहते थे, उनको समाज के मुख्य धारा में लाना चाहते थे, उनको समाज की पिछली पंक्ति से निकालकर अगली पंक्ति में लाना चाहते थे। आज अति पिछड़ा वर्ग समुदाय को लालू जी के राज में अलग अलग समाज में, अलग अलग जात में बांट के रखा जाता था। नीतीश जी ने कहा कि नहीं, अति पिछड़ा का अलग कोई जात नहीं है, अति पिछड़ा वर्ग है और इसका एक समूह है, और उस समूह को एकजुट करने का काम किया। और एकजुट होने के का परिणाम है कि आज अति पिछड़ा वर्ग का समूह सबसे सशक्त समूह है पूरे बिहार में। अति पिछड़े वर्ग के लोग की तरफ सब देखते हैं, जितनी पार्टियां सब देखते रहती है कि अति पिछड़ा वर्ग क्या करेगा, और अति पिछड़ा वर्ग समूह जो है किसी के तरफ नहीं देखता है, झांकता भी नहीं है। वो सिर्फ नीतीश कुमार जी को देखता है, उनका इशारा पाता है और 7 बजे सुबह लाइन लगा के वोट करता है। ये सशक्त करने का काम किया। क्यों किया? क्यों अति पिछड़ा वर्गों की तरफ देखिए? इसलिए कि अति पिछड़े वर्ग के समूह के लोगों को नीतीश कुमार जी ने मजबूत करने का काम किया, समाज में, समाज के मुख्य धारा में उनको लाने का काम किया, उनको सशक्त करने का काम किया, और वो आज सम्मान के साथ सर उठा के समाज में जीते। ये काम नीतीश कुमार जी, यही था उनका नारा, न्याय के साथ विकास, कि समाज के हर तबके के साथ विकास हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, पुरुष हो, महिला हो, अति पिछड़े वर्ग हो, सबों के साथ न्याय। और जो समाज के पिछले पायदान पर खड़े, जो निचले पायदान पर खड़े, उनको समाज के मुख्य धारा में, यही उनका संकल्प था, यही उनका न्याय के साथ विकास था। और इस विकास के नारे को, न्याय के साथ विकास के नारे को उन्होंने सरजमीन पर उतारा, धरातल पर उतारा। आज अति पिछड़े वर्ग के लोगों के छात्रों को पढ़ने के लिए जगह जगह जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास बन रहा है। दलित वर्ग के लोगों छात्रों को रहने के लिए जगह जगह अम्बेडकर छात्रावास का निर्माण हो रहा है। अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के रहने के लिए छात्रावास का निर्माण हो रहा है। अति पिछड़े वर्ग के और दलित वर्ग के छात्र जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे, उनको 50,000 का अनुदान दिया जाएगा, ताकि कोचिंग करें, बढ़िया कोचिंग करें और मुख्य परीक्षा में पास हो और नौकरी पाएं। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे तो उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा, क्योंकि अच्छा से अच्छा कोचिंग करें और मुख्य परीक्षा में पूरी तैयारी से शामिल हो और आईएएस बने, आईपीएस बने, आईएफएस बने। ये सब काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित वर्ग के लोगों को, दलितों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई उन्होंने। अभी जिसकी चर्चा मदन सहनी जी और महेश्वर हजारी जी कर रहे थे, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाया उन्होंने, मुख्यमंत्री परिवहन योजना चलाया उन्होंने। सबों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए, जो भी निचले पायदान पर है, सबों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए नीतीश कुमार जी ने पूरे संकल्प के साथ, पूरे इच्छा शक्ति के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ बिहार की सेवा की, बिहार के लोगों की सेवा की। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को लीजिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए क्या काम नहीं किया उन्होंने? अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पहले मदरसा की स्थिति सुधारी उन्होंने, मदरसा के शिक्षकों का वेतनमान सुधारा उन्होंने, तालीमी मरकज चलाया उन्होंने, हुनर योजना चलाया उन्होंने। क्या काम नहीं किया? किस समाज के लिए काम नहीं किया? और जितने उन्होंने काम किए हैं, अगर उन सब को जोड़ दिया जाए, उन सब को अगर जोड़ दिया जाए तो 2 दिन का समय लगेगा। अभी भी हर घर नल की जल की योजना को हम बता रहे थे। कई इलाका है, कई वार्ड को चिन्हित किया मुख्यमंत्री जी ने, और वार्ड चिन्हित करके उन्होंने कहा कि भाई जहां आर्सेनिक युक्त पानी है या अन्य ढंग से दूषित पानी है,
उसको शुद्ध करके लोगों को घर तक पहुंचाइए। आपके मोकामा विधानसभा में 172 वैसे वार्ड थे जिसको पीएचडी को दिया गया शुद्ध करके जल पहुंचाने के लिए। 97 वार्ड में पूरा हो गया काम। और विधानसभा में 181 वार्ड था जिसमें 95 वार्ड में काम पूरा हो गया। कौन सा काम नहीं किया उन्होंने? हर क्षेत्र में काम किया। कोरोना के दौर में जो बिहार के लोग बाहर रह रहे थे, जो लॉकडाउन में फंस गए थे, सबको 1,000 रुपया देने का उन्होंने ऐलान किया। और आपके मोकामा विधानसभा में 8,024 लोगों को 1,000 रुपया दिया गया जो बाहर रहते थे। बाढ़ विधानसभा में 6,661 व्यक्तियों को दिया गया 1,000 रुपया। कौन सा काम नहीं कर रहे? एक सेंटर को उन्होंने, जो सेंटर था सबको उन्होंने देखा, क्वारंटाइन सेंटर को सारी व्यवस्था उन्होंने की। वहां जो रहने वाले लोग थे, बाहर से 31 लाख लोग आए, सबों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। क्वारंटाइन सेंटर में सबकी व्यवस्था की गई और सब क्वारंटाइन सेंटर की मॉनिटरिंग होती रही। कौन सा काम नहीं किया उन्होंने? हर काम किया, हर क्षेत्र में किया। कौन कौन क्षेत्र बताएं आप? इसलिए आप सभी साथी, अब ये महसर हजारी जी बोल रहे थे, कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो 2015 में 7 निश्चय का वादा किया हो कि 7 निश्चय में ये योजना लागू करेंगे, और वो 7 निश्चय की योजना आज जमीन पर है, धरातल पर है। जो वादा कर किया उसको पूरा किया। नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं। कौन ऐसा बिहार का मुख्यमंत्री, देश का मुख्यमंत्री है जो 5 साल के अंदर अपने सभी वादों को पूरा करने का काम करता हो? इसलिए हर क्षेत्र में काम हो। साथी, आपको क्या बताएं, कौन कौन क्षेत्र में बताएं? हर क्षेत्र में काम हो। अब मोकामा में हम ही चुनाव के पहले गए थे। मोकामा के साथियों को याद होगा, 3 वादा मैंने किया था मोकामा में। मैंने कहा था ट्रामा सेंटर बनेगा, बन रहा है। मैंने कहा था बाबा परशुराम स्थल पर राजकीय समारोह होगा, जयंती जो होता है बाबा परशुराम की, वो भी घोषित हो गया। पीजी की पढ़ाई रामरतन सिंह कॉलेज में ये हुआ था कि पीजी की पढ़ाई होगी, आज स्वीकृति हो गया यूनिवर्सिटी से। अगले साल से पीजी की पढ़ाई होगी, वहां स्नातकोत्तर की पढ़ाई होगी। जो सरकार में वादा किया जाता है उसको पूरा किया जाता है। आज सब वादा पूरा हो रहा है। इसलिए साथियों, हम आपसे कहेंगे, बिहार का जो कानून व्यवस्था है, बिहार की जो स्थिति है, बिहार में जो विकास का काम हुआ है, सब काम हुआ है। और नीतीश कुमार जी जो आपके, हमारे सब, हम सबों के जो नेता हैं, उन्होंने जो काम किया है, आज हमको सर झुकाने की जरूरत नहीं है। हम सर उठा के आम लोगों के सामने खड़े होकर कह सकते हैं कि हमारे नेता ने इतना काम किया। सर झुकाना तो उन लोगों को चाहिए जो विरोधी दल के लोग। सर तो वो झुका है। 15 साल बिहार में शासन किया। बिहार में न रोड था, न बिजली थी, न सड़क था, न कानून व्यवस्था था। अपराधियों का राज था, आतंक का राज था। लोग 7 बजे के बाद घर से निकलना नहीं चाहते थे उनके राज में। कोई घर से अगर निकला तो कब निकला, आएगा, जब तक आया नहीं तब तक घर के लोग चिंतित रहते थे। ये सब उनका राज था। लेकिन ऐसे लोग होते हैं, शर्म उनके नाम पास नहीं होता है, वो बेशर्मी के साथ बात करते हैं। आज वही जिसको नीतीश कुमार जी ने उप मुख्यमंत्री बना के सिखाना चाहा, तो आज उनको पाठ पढ़ा रहा है। अब आप सोच लीजिए कितना भारी अक्लमंद है। पूरे बिहार को तो आपके पिताजी ने और माताजी ने बिहार में खाली स्लेट दिया था नीतीश कुमार जी को। उस स्लेट पर कुछ नहीं लिखा हुआ था। उस खाली स्लेट पर नीतीश कुमार जी ने क से अंगा तक लिखने का काम किया। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया, और तब आज बिहार 11.3% के विकास दर पर है। आप क्या बोलिएगा? हाँ, ये काम आप जरूर किए 15 साल में। पिता माता पुत्र सब मिलके धनोपार्जन करने का काम, धन उगाही का काम भारी पैमाने पर आप लोगों ने किया। गरीब का जिसको नौकरी दिया उससे जमीन लिखवा लिया। पार्टी का जो नेता हो या धन पशु हो, टिकट दिया, मकान लिखवा लिया, धनराशि ले लिया।
अब ये रघुनाथ झा जी बेचारे मर गए, स्वर्गीय रघुनाथ झा जी, वो बेचारे हमको कहते थे, एमपी थे हमारे साथ, कहते थे कि क्या कहें ललन जी, गोपालगंज में हम इतना बढ़िया सा मकान, इतना शौक से मकान बनवाए, इतना सुंदर मकान बनवाए, एक दिन देख लिए, कहे कि तू घरवा हमारा लिख दा, अब मोतिहारी से तोरा टिकट दे दे। लिखना पड़ा, क्या करे, लिख दिए। किससे नहीं लिखवा लिया। अभी मधुबनी से जिसको टिकट दिए थे बद्री पूर्वे जी को, उनका जमीन लिखवा लिए यहाँ दरभंगा में, राष्ट्रीय जनता दल के नाम से। कागज है मेरे पास, हम आपको दिखा रहे हैं वही कि देखिए जमीन का कागज लिखवा दिए, ये देखिए, ये रजिस्ट्री का कागज है, ओरिजिनल कागज है। और रजिस्ट्री का कागज बद्री पूर्वे जी जिनको मधुबनी से टिकट दिए, उनसे रजिस्ट्री का कागज रिसीव कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। ये तो धंधा है इनको। क्या बात है, इन लोगों को कौन सा नैतिक अधिकार है इनको बिहार की जनता के सामने सर उठा के बात करने। बिहार की जनता ने जिस खजाने की चाबी सौंपी, बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, उस खजाने का बंदर बाट किया इन लोगों ने, और उसी की सजा काट रहे हैं रांची के होटवार जेल। इसलिए उनकी बात छोड़ दीजिए। वो इसी तरह बरसात आया है तो वो बरसात में मेढक आज निकलता ही है, निकलेंगे। अभी चुनाव खत्म हो जाएगा, लोकसभा के चुनाव में जैसे 0 पर आउट हुए थे, फिर 0 पर आउट, चिंता मत कीजिए। लेकिन आप मुस्तैद रहिए, आप सब लोग मुस्तैद रहिए, यही आपसे आग्रह है। और अभी आज ये अंतिम सम्मेलन, वर्चुअल सम्मेलन हो रहा है, 18 तारीख से शुरू हुआ, आज अंतिम मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बाढ़ और मोकामा का वर्चुअल सम्मेलन। और इसके बाद अब पार्टी की तैयारी चल रही है, अगस्त के पहले सप्ताह में किसी दिन मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार के लाखों लोगों को एक साथ संबोधित करेंगे, उसकी भी तैयारी में जुट जाइए। और उसके साथ साथ अभी सभी साथियों को कहेंगे कि कमर कस लीजिए चुनाव के लिए, जब भी हो चुनाव घोषणा करे चुनाव आयोग, हम लोग मैदान में कूद जाएंगे। और सब लोग सुरक्षित रहिए, सब लोग सावधानी बरतिए, कोरोना वायरस के इस दौर से निकलने का प्रयास कीजिए, सब लोग सुरक्षित निकल आए, यही ईश्वर से प्रार्थना है। और यही आपसे प्रार्थना है कि अपने आप को सुरक्षित रहिए। यही अपील और आग्रह करते हुए हम सबसे प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप। अब मैं धन्यवाद देता हूँ मोकामा और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखंड अध्यक्ष जी के, प्रखंड के सभी जितने भी हमारे प्रकोष्ठ है सबको धन्यवाद देता हूँ, पंचायत अध्यक्ष जी को, बूथ अध्यक्ष जी को, बूथ सचिव जी को, और सभी जनता दल यूनाइटेड के सिपाहियों को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही पटना जिला के जनता दल यूनाइटेड के महासचिव एवं संगठन के प्रभारी श्री अनिल सिंह जी को धन्यवाद देते हैं। हमारे पटना जिला के अध्यक्ष जी दिलीप पटेल जी हैं, श्री दिलीप पटेल जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही संगठन प्रभारी है प्रवीण चंद्रवंशी जी, क्षेत्रीय संगठन प्रभारी, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और मोकामा विधानसभा के संगठन प्रभारी श्री नेपाली सहित को भी धन्यवाद देता हूँ। और बाढ़ विधानसभा के संगठन के प्रभारी इंजीनियर अजय पटेल जी को मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे जो पूर्व उम्मीदवार थे मनोज कुमार जी, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। सबको वर्चुअल सम्मेलन से जुटने का काम किया, आप लोगों ने वर्चुअल भाषण सुनने का काम किया, मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सबको एकजुट होकर के और हमारे जनता दल यूनाइटेड के सभी सिपाही भारी मतों से उनके सारे कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज वर्चुअल सम्मेलन की कार्यवाही की समाप्ति की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जनता दल यूनाइटेड, जय नीतीश कुमार।